हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम एक बहुत जबरदस्त चैप्टर चला रहे थे अभी, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और इसका वन शॉट कंप्लीट रिविजन था ये। आज लेकर के आए हैं आपके लिए पार्ट 6 इसका। और पार्ट 6 की सबसे खास बात क्या है कि इसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस मिलने वाले हैं विद प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं जल्दी से। ये रहा इसका पहला, डेरिवेशन फॉर रियल डेप्थ एंड द अपैरेंट डेप्थ। जैसे आप लोग जानते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि काफी गहराई में रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जब भी आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रहता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि उसकी इमेज जो है ना वो थोड़ी ऊपर बन रही है। इसका मतलब क्या कि जो असली गहराई होती है उसका आपको अंदाजा लग नहीं पाता है, बिकॉज आपको जो अपैरेंट डेप्थ दिखती है ना, जो आपको अपैरेंट डेप्थ दिखाई देती है, वो जरा कम होती है एज वन कंपेयर टू द रियल डेप्थ। ठीक है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि स्विमिंग पूल की भी जो असली गहराई होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, बट आपको नजर आती है थोड़ी कम। ठीक है, तो ये वाली कहानी होती है विद रिस्पेक्ट टू रियल डेप्थ एंड द अपैरेंट डेप्थ। ठीक है, जो असली की गहराई है दैट इज द रियल डेप्थ, और जहां पर आपको इमेज बन करके दिखाई देती है, जो आपको कम गहराई दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड एज द अपैरेंट डेप्थ। इतना आगे आपको समझ में पक्का? तो मैं अभी डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात डैम श्योर क्लियर कर देता हूं कि रियल डेप्थ को मैं आर से करूंगा रिप्रेजेंट और अपैरेंट डेप्थ को मैं ए से करूंगा रिप्रेजेंट। ये वाली बात आपको समझ में आ जाएगी पक्का। उसके बाद क्या होता है कि हर मीडियम के पास कुछ ना कुछ इंडेक्स होता है। ठीक है, अगर डेंसर मीडियम होगा तो उसका इंडेक्स होगा μ2, अगर रेयर मीडियम होगा तो उसका इंडेक्स होगा μ1। ये हमारा बेसिक फंडा कन्वेंशन है। तो हमने क्या बोला, अगर μ2 मैं यूज कर रहा हूं ना, इसका मतलब दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली ऑफ डेंसर मीडियम। ठीक है, और अगर मैं μ1 यूज कर रहा हूं, इसका मतलब दिस इज ऑब्वियसली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बट ऑफ रेयर मीडियम। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये बेसिक फंडे हैं, जरा आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बिकॉज इन्हीं का यूज करना पड़ेगा मुझे आगे आने वाले डेरिवेशंस के अंदर। चलिए ठीक है, क्लियर करें इसको। अब जरा गौर करते हैं कि एग्जैक्टली डेरिवेशन होगा कैसे, कैसे रिलेशन निकलता है बिटवीन द रियल डेप्थ एंड द अपैरेंट डेप्थ। रेडी आप लोग? चलो कॉपी किताब लेके बैठा करो, तो तरीके से मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलना। ठीक है, चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना कोई बहुत ही डेंसर मीडियम है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो पानी ही हो, जरूरी नहीं है कि वो पानी ही हो। ठीक है, कोई सा भी अलग लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, अब जरा गौर करें, ये मैंने मान लिया कि भाई साहब दिस इज माय डेंसर मीडियम। ठीक है, ये है हमारे पास एक बहुत ही डेंसर मीडियम। ठीक है, अब डेंसर मीडियम है तो ऑब्वियसली उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मैं क्या लेके चलूंगा, वो मैं लेके चलूंगा μ2। क्या लेके चलूंगा? μ2। ठीक है, अब इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट रख दिया हमने यहां पे, दिस इज द ऑब्जेक्ट। पक्की बात है? ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट की जो गहराई होती है ना बेटा, ध्यान देना अच्छे से, ऑब्जेक्ट की जो गहराइयां होंगी, इस ऑब्जेक्ट की गहराई को हम अगर चाहें तो हम रियल डेप्थ बोलेंगे। ऑब्वियसली रियल डेप्थ बोले तो आर, रियल डेप्थ बोले तो आर, मैंने पहले भी कहा था। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट का बेसिक काम क्या होता है कि वो लाइट रेज एमिट करता है। ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट को कहा भी गया है एज द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां से लाइट रेज एमिट करने वाला है। क्या सिर्फ एक लाइट रे एमिट करेगा? नहीं, पॉसिबल जितनी भी डायरेक्शंस होंगी हर तरफ वो लाइट रेज एमिट कर देगा। बट मुझे इमेज को फॉर्म करवाने के लिए क्या चाहिए होता है कि इमेज उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फॉर्म होती है जहां पे कम से कम दो लाइट रेज के बीच में इंटरसेक्शन तो हो रहा हो। ठीक है, या फिर जहां पर इमेज फॉर्म हो रही है, इसका मतलब ये कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा लाइट रेज के बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना, तो यहां से निकलने वाला है ऑब्जेक्ट, यहां से क्या निकलने वाला है? लाइट रेज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, तो यहां से निकलने वाली है लाइट रेज, व्हाइट कलर की लेने वाले हैं। चलो, ये निकला सीधे और वो निकल गया सीधे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है, एक लाइट रे यहां पर भी जाएगी। जब वो लाइट रे जाकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, तो यहां पे आप प्लॉट करेंगे नॉर्मल। क्या प्लॉट करेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है सर? परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो अब आपको एक बेसिक फंडा पता होगा कि जब भी लाइट रेस ट्रैवल करती हैं फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो लाइट रेस बेंड कर जाती हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट रेस कहां बेंड करने वाली है बेटा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो कायदे से वो निकलती सीधे, कायदे से वो निकलती सीधे, बट नाउ इट विल बेंड स्लाइटली अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो लाइट रेज ना कुछ इस तरह से ऐसे बेंड होने वाली है। ठीक है, अब जरा गौर करना यहां पे क्या हो रहा है, यहां ना बाहर कोई बैठा हुआ है जो कि ताड़ रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट पे निगाहें गड़ा के बैठा हुआ है। ठीक है, प्यार भरी निगाहें। तो यहां पे ये हम बनाएंगे ह्यूमन आई। हंसना मत, ये ह्यूमन आई है भाई। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल ह्यूमन आई।
ये ऑब्जर्वर है भाई, ये ऑब्जर्वर है, इसकी इज्जत करो, ये ऑब्जर्वर है। ये लाइट रेस सो देख रहा है कि लाइट रेस कहां से आ रही हैं। तो आंखों के रिस्पेक्ट में आंखों को ऐसा लगता है, आंखों को ऐसा लगता है कि लाइट रेस जो है ना वो आ रही होंगी ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो। अरे व्हाइट कलर की लाइट रेस है भाई, तो लाइट रेस आ रही होंगी ऐसे इस वाले पाथ को फॉलो करते हुए। और गजब, ठीक है। तो आंखों को लग रहा है कि लाइट रेस तो यहां से आ रही है। अब यहां पे हो गया इंटरसेक्शन, और जब यहां पे हो गया इंटरसेक्शन मतलब यहां पर बनने वाली है इमेज। क्या बनने वाली है यहां पे, यहां क्या बनने वाली, यहां बनने वाली इमेज, ठीक है। अब जरा आप गौर फरमाइएगा, मैंने सिर्फ आई लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई का मतलब क्या हो जाएगा, इमेज, और ये मैंने बकायदा यहां जगह थी ना तो मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास इमेज है, तो असलियत में गहराई कितनी है, आर के बराबर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। लेकिन असलियत में गहराई तो आर के बराबर है, बट इमेज बन का रही है, यहां बन रही है इमेज आई की। मतलब आंखों को ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट की गहराई आर के बराबर नहीं है, बस इतनी गहराई है, ठीक है। अब ये जितनी भी गहराई है ये रियल डेप्थ नहीं है, ये अपैरेंट डेप्थ है। तो अगर ये अपैरेंट डेप्थ है तो इसको हम सिंबलाइज कर देंगे ए से। इसको हम सिंबलाइज कर देंगे किससे बेटा, ए से कर देंगे, पक्का, डन। अब जरा गौर करते हुए चलना, जब लाइट रेस ट्रैवल कर रही होंगी, अब जरा एंगल बनाने की बारी आ गई है, ठीक है। जब लाइट रेस ट्रैवल कर रही होंगी फ्रॉम रेयर मीडियम टू फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो जब लाइट रेस यहां पे स्ट्राइक करेंगी ना तो ये जो एंगल बनेगा दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होगा ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसके लिहाज से अगर ये एंगल आई है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, एंगल आई, ठीक है। उसके बाद ये थी रिफ्रैक्टेड रे, तो रिफ्रैक्टेड रे ने जो भी एंगल बनाया विद द नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब सेम लाइन यहां फॉलो हो रही है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है, पक्का। अब जरा गौर करते हुए चलेगा, अच्छे से ध्यान दीजिए। पिंक लेते हैं, अगर ये पिंक है तो यहां पे ये डेंसर मीडियम है। अब डेंसर मीडियम का जो इंडेक्स होता है, क्या बोलते हो, पिंक है ना। अगर डेंसर मीडियम का जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है, म्यू 2 होता है। तो रेयर का इंडेक्स हम क्या मान के चलेंगे, म्यू 1 मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, म्यू 1, जो कि एयर है, जो कि क्या है, एयर है। मतलब जो ऑब्जर्वर है वो कहां ठहरा होगा, वो कहां बैठ के देख रहा होगा, एयर में बैठ के देख रहा होगा। तो एयर का इंडेक्स क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अब जरा गौर करना, अगर तुमको ये वाला पूरा फंडा समझ में आ गया तो बस मुझे रिलेशन निकालना है रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ के बीच में, ठीक है। आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जो है ना वो आपको इक्वेशन लिखने का तरीका सिखाता है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, मैंने पढ़ाया था कि स्नेल्स लॉ का जो फर्स्ट लाइन होता है वो कैसे लिखते हैं, कहां से आ रही है इक्वल टू कहां को जा रही है, कहां से आ रही है, कौन कहां से आ रही है, लाइट रेस कहां से आ रही है, इक्वल टू कहां को जा रही है, कौन कहां को जा रही है, लाइट रेस कहां को जा रही है, ठीक है। तो कहां से आ रही है इक्वल टू कहां को जा रही है, बस ये वाला फंडा आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। गौर करिए कैसे करेंगे। लाइट रेस कहां से आ रही है, तुमने बोला डेंसर, मैंने बोला बहुत बढ़िया, डेंसर मतलब म्यू 2। जहां से आ रही है वहां पे क्या एंगल बन रहा है, आई बन रहा है, तो मैंने बोला साइन आई, साइन कंपोनेंट लेते हैं। इक्वल टू लाइट रेस कहां जा रही है, रेयर में जा रही है, तो कितना इंडेक्स होगा, म्यू 1, और कितना एंगल बनेगा, तो वहां एंगल बनेगा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब साइन आर बनेगा। क्या बनेगा, साइन आर बनेगा। इतना आगे समझ। अब एक काम करना, म्यू 2 बाई म्यू 1 निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा, म्यू 2 बाई म्यू 1। अब जैसे आप निकालेंगे म्यू 2 बाई म्यू 1 तो ये म्यू 2 बाई म्यू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना अच्छे से। म्यू 2 डेंसर मीडियम, एंगल कितना बना, साइन आई, इक्वल टू रेयर मीडियम का इंडेक्स म्यू 1, एंगल कितना बना, साइन आर, ठीक है। तो म्यू 2 बाई म्यू 1 क्या हो जाएगा, साइन आर बाई साइन आई। यहां पे क्या बचेगा, साइन आर, और नीचे क्या बचेगा, साइन आई। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को, पक्का, डन। अब इसको एक काम करो, अभी के लिए इसको बना दो एज द फर्स्ट इक्वेशन। क्या बना दो, एज द फर्स्ट इक्वेशन। इंपॉर्टेंट तो है, काम तो वहीं से होने वाला है, ठीक है। अब तुम्हारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि साइन आई निकाल दो और साइन आर निकाल दो, ठीक है। तो कुछ नामकरण कर दें, ऑब्जेक्ट के लिए तो ओ ही बोल देंगे, जैसे इमेज के लिए आई कहा था। अब जहां पे लाइट रे जाके टकरा रही है ना, तो इस वाले पॉइंट का अगर नाम देना होगा तो इसको ए नाम दे दो, और इसका अगर नाम देना होगा तो इसको नाम दे देते हैं अपन, लेट्स से बी। अब जरा गौर करते हुए चलेगा, साइन आर भी निकालना है, साइन आई भी निकालना है। पहले निकाल देते हैं अपन यहाँ पे साइन आर, ठीक है। क्या निकाल देते हैं, साइन आर। तो जब साइन आर आप निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा, आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। जब आप साइन आर निकालेंगे ट्रायंगल ए बी आई में से, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, ए बी के बराबर। बेटा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल कौन सा है, मैं बोल रहा हूं ट्रायंगल ए बी आई, ठीक है। तब जाकर के आर निकालना है आपको। तो जब आप यहाँ पे निकालेंगे ना साइन आर, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन लॉन्गेस्ट साइड। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, ए बी के बराबर है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के बराबर अपॉन नीचे क्या आता है, लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो ए बी हो गया परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा, बी आई के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी आई के बराबर, ठीक है। ये तो आ गया साइन आई, साइन आर आ गया, सॉरी।
अब निकालना है साइन आई। क्या निकालना है बेटा? अब निकालना है साइन आई निकालना है। तो साइन आई के लिए ट्राइंगल ए बी ओ पे फोकस किया जाए। कहां फोकस किया जाए? ट्राइंगल ए बी ओ पे फोकस किया जाए। जब ए बी ओ पे हम फोकस करेंगे तो साइन आई ये रहा, इसके लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन लॉन्गेस्ट साइड। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहां पे? ए बी के बराबर। क्या हो जाएगा? ए बी के बराबर। अपॉन में नीचे क्या आने वाला है? लॉन्गेस्ट साइड, और लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा यहां पे? ओ से लेकर के बी के बराबर। क्या हो जाएगा? ओ से लेकर के बी के बराबर। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? पक्का? चलिए ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा नाउ। अब इसके बाद जैसे कहानी अनफोल्ड होने वाली है ना, वो कैसे होने वाली है जरा गौर करिए। म्यू2 बाई म्यू1 था, इसको हमने बिल्कुल टच नहीं करा, म्यू2 बाई म्यू1 था, वही मान गए। साइन आर था, साइन आर कितना आ रहा है बेटा? साइन आर आ रहा है ए बी अपॉन बी आई। हमने बोला बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी अपॉन बी आई। उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद आ रहा है अपॉन में साइन आई। जब डिवाइड करना है साइन आई से, इसका मतलब पलट के मल्टीप्लाई कर दो। तो डिवाइड में मैं क्या लिखूंगा? ए बी अपॉन ओ बी। तो उसको मैं फिर अल्टीमेटली तो ऐसे ही करने वाला हूं ना, ओ बी अपॉन ए बी। क्या बोलते हो भाई? आता है अपने को इतना? पक्का? डन? ये तो श्योर है ना? तो साइन आर लिख दिया मैंने, अपॉन नीचे क्या आता? साइन आई आता। तो नीचे जो आता है साइन आई, उसको मैंने पलट के वहां मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए ठीक है, अब जिसको जाना है उसको जाना है, जाने वाले को तो रोक नहीं सकते। तो ए बी और ये ए बी अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो उसके बाद जो हमारे बीच में रहे वो कौन रहे? ये बचा ओ बी अपॉन बी आई। क्या बचा? ओ बी अपॉन बी आई। ठीक है, अब मेरी बात पे जरा अच्छे से गौर करिएगा, उस बात को मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब जो मैं डब्बे में लिखने वाला हूं, जब एंगल छोटे होते हैं ना, फॉर स्मॉल एंगल्स, जब एंगल छोटे होते हैं तो देखो होता क्या है। देखो मान लो अगर ये जो आर है, अगर ये आर बहुत छोटा हो जाएगा, इसका मतलब क्या? देखो ये जो सिंगल लाइन गई है उसको बिल्कुल टच मत करो, वो तो गई, उसको टच मत करो, ठीक है। अब ये जो एंगल आर बन रहा है ना, वो सिंगल लाइन जो स्ट्रेट ऊपर गई है वो और इस लाइन के बीच में बन रहा है, पक्का। अब अगर ये एंगल छोटा होगा ना, इसका मतलब क्या कि ये लाइन उतना दूर नहीं मार रही होगी, ये लाइन हल्का सा पास और पास और पास और पास और पास आ रही होगी, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा तभी तो वो छोटा होगा। तो अगर एंगल आर छोटा है ना, इसका मतलब वो पॉइंट उतना दूर नहीं है, वो पॉइंट बहुत पास में आ रहा है, मतलब ए और बी बहुत ही पास पास आ रहे हैं, ठीक है। ए और बी बहुत ही पास पास आ रहे हैं। फॉर स्मॉल एंगल्स ए एंड बी विल बी क्लोज। अगर एंगल छोटे होंगे तो ए और बी जो है ना वो बहुत ही पास पास होने वाले हैं। जब ये बहुत ही पास पास होने वाले हैं, इसका सीधा मतलब ये हो गया कि अब आई से लेकर के ए, आई से लेकर के ए और आई से लेकर के बी अप्रोक्सीमेटली बराबर ही हो गए। अब वो जो बी है वो दूर थोड़ी ना है, वो बी बहुत पास आ गया है। बी पास क्यों आ गया? बिकॉज ये एंगल जो है वो छोटा हो गया। तो जब एंगल छोटा होगा तो बी वाला पॉइंट उतना दूर नहीं रह पाएगा, बी वाला पॉइंट पास आ जाएगा। जब ये बी वाला पॉइंट जो है वो अगर ए के पास आ जाएगा ना, तो पता है कहानी कैसे होगी? अब जरा ट्राइंगल इस पे ध्यान देना, ट्राइंगल ए आई बी पे ध्यान देना, ट्राइंगल ए बी आई पे ध्यान देना। तो जब यहाँ पे जब ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो ट्राइंगल ना कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये रहा ए, ये रहा आई, और बी अब बहुत दूर नहीं है, बी बहुत ही पास आ गया है, तो ये रहा बी। अब इस वाले केस में ये वाला एंगल आर बहुत छोटा हो गया, ये जो एंगल था ना आर वो बहुत ही छोटा है, तभी जाकर के बी वाला पॉइंट बहुत पास आएगा। तो ए से लेकर के आई की दूरी और बी से लेकर के आई की दूरी अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होने वाली है। आई गेस अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? जब एंगल छोटा होगा ना तो ए से आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी से आई, ठीक है। अब जरा गौर करो, अगर बी आई जो है वो अप्रोक्सीमेटली ए आई के बराबर हो गया तो ए से आई जो था वो तो अपेरेंट डेप्थ था। क्या था वो? अपेरेंट डेप्थ था। इसका मतलब जहां बी आई दिखे, जहां बी आई दिखे उसमें क्या भर दो? अपेरेंट डेप्थ ए भर दो। क्या भर दो बेटा? अपेरेंट डेप्थ ए। और उसके बाद वैसे ज्यादा ध्यान देना, जब ये एंगल आई भी छोटा हो जाएगा तो बी वाला पॉइंट बहुत ही पास आ जाएगा। जब बी वाला पॉइंट ए के बहुत ही पास आ जाएगा तो ए से ओ की दूरी या बी से ओ की दूरी अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगी। ए से ओ की दूरी या फिर O से B की दूरी अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगी। कब? जब ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा। जब ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा तो वो जो B वाला पॉइंट है वो बहुत पास आ जाएगा, तभी तो एंगल छोटा होगा। तो B और A बहुत ही पास पास हो जाएंगे, तो A से O और B से O अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। आपको समझना है कि A से O क्या होता है। डायग्राम को देखो अच्छे से। A से जो O की दूरी है ना बेटा, दैट इज नथिंग बट द रियल डेप्थ, दैट इज नथिंग बट द रियल डेप्थ। ये वाली बात आपको समझ में आ गई? पक्का? डन। अब जरा गौर करिए यहां से क्या इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी वहां पे। देखिए भाई साहब,
μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू, अब क्या बच रहा था, OB अपॉन BI, क्या बच रहा था, OB अपॉन BI। और फॉर स्मॉल एंगल्स, यहां पे लिखा हुआ है कि स्मॉल एंगल्स के लिए क्या होता है, फॉर स्मॉल एंगल्स होता ये है कि जो O से लेकर के B की दूरी है ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू O से A, और O से A अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, रियल डेप्थ। तो यहां पे आ जाएगा रियल डेप्थ अपॉन B से I जो बच रहा है, वो B से I जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है बेटा, AI के बराबर। और 8 से लेकर के I, मतलब ये जो दूरी है वो तो अपेरेंट डेप्थ के बराबर होती है। तो यहां पे हम लिख देंगे अपेरेंट डेप्थ। कंफ्यूज मत होना प्लीज, ये वाला जो आर था वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए था, और ये वाला आर जो हम यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं फॉर रियल डेप्थ। किसके लिए यूज कर रहे हैं, फॉर रियल डेप्थ, ठीक है। तो देयरफॉर आप सीधे ये फॉर्मूला ऐसे कोड कर सकते हैं कि डेंसर का इंडेक्स अपॉन रेयरर का इंडेक्स इज इक्वल्स टू, आर का मतलब क्या होता है, रियल डेप्थ, आर का मतलब क्या होता है, रियल डेप्थ, अपॉन नीचे ए लिखा हुआ है, ए का मतलब क्या होता है, अपेरेंट डेप्थ, ए का मतलब क्या होता है, अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो ये रहा आपके पास अल्टीमेट फॉर्मूला, डेरिवेशन फॉर रियल डेप्थ एंड द अपेरेंट डेप्थ। क्या आपको ये वाली बात पूरी समझ में आ गई है, पक्का डन। तो एक काम करो, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं तो बोलता हूं कॉपी किताब लेके बैठा करो, तरीके में मेरे साथ साथ नोट करते हुए चला करो, ठीक है। लिख लिया होगा आप लोगों ने, अगर समय कम है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 3 2 1 रेडी गो डन, हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। चलें अब जरा इसे क्लियर किया जाए। तो जो आपका पहला पॉइंट था कि डेरिवेशन करना था फॉर रियल डेप्थ एंड द अपेरेंट डेप्थ, ये तो बस एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर मैंने बना के रखा हुआ था। बाकी जो आपको डेरिवेशन में करके आना है वो तो ये वाला कार्यक्रम पूरा करके आना है, पक्का। चलें, ओके क्लियर। अब आ जाते हैं इसके अगले वाले पॉइंट के ऊपर। अगला वाला पॉइंट क्या है, डेरिवेशन फॉर द क्रिटिकल एंगल। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। तो जरा सोचो इसमें क्या कर सकते हो, और ये जरा डायग्राम पहले बना लो और सोचो क्या ये डायग्राम आपको सेंसिबल लग रहा है, जल्दी बनाओ फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, इसको आपने पूरा देख लिया होगा। अब जरा आते हैं इसके प्रॉपर डेरिवेशन के ऊपर। यहां निकालना है क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत ही जबरदस्त पॉइंट होता है ये। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी, ठीक है। क्रिटिकल एंगल एग्जैक्टली होता क्या है वो समझने के लिए पूरा डायग्राम जो होता है ना वो दिमाग में पहले बैठा होना चाहिए, तब जाकर के कहानी जो है वो जबरदस्त चलने वाली है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास कोई बहुत जबरदस्त डेंसर मीडियम है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई बहुत जबरदस्त सा डेंसर मीडियम है और यहां पे निकलने वाली है यहां से लाइट रेस। क्या निकलने वाली है, लाइट रेस। कैसे निकलेंगे सर, देखिए लाइट रेस को निकालने के लिए पहले आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहां पे हमारे पास ना एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज दिस, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब जब ये लाइट रेस को एमिट करेगा तो कहानी ऐसे होने वाली है, वो लाइट रे गई सीधे, ठीक है। उसके बाद एक लाइट रे ऐसे आएगी, जब लाइट रेस यहां पे आकर के स्ट्राइक करेंगी ना तो यहां पर प्लॉट हो जाएगा नॉर्मल। क्या प्लॉट हो जाएगा, नॉर्मल। और जब नॉर्मल यहां पे प्लॉट हो गया तो लाइट रेस कहां बेंड हो जाएंगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब लाइट रे बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो कहानी ऐसी कुछ होगी, ठीक है। अब एक और चीज देख लेना बेटा, यहां से क्लैरिटी बनती है बहुत जबरदस्त। जब लाइट रेस यहां पे जाएंगी तो आप यहां पे प्लॉट करेंगे नॉर्मल, तो यहां से लाइट रेज चले जाएंगी और भी ज्यादा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट रे कुछ ऐसे हो जाएगी। तो अगर आप ये पूरा पैटर्न चेक कर रहे हैं ना तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जैसे जैसे लाइट रेज और दूर जाकर के स्ट्राइक करेंगी, जैसे जैसे लाइट रेज और भी ज्यादा दूर जाकर के स्ट्राइक करेंगी, तो यहां पे होने वाला ये है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लाइट रेज ना सीधे पानी के सरफेस पे ही ग्रेस करना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो अगर आप ये पैटर्न समझ पाए तो अब एक लाइट रे ऐसे आएगी, जहां पे स्ट्राइक करेगी वहां बनेगा नॉर्मल, यहां पे क्या बनेगा, नॉर्मल। और अब जो लाइट रे है वो बेंड होते होते कहां गई है, अब वो इंटरफेस पे ही ग्रेज करना शुरू कर देगी, तो इंटरफेस पे ही वो ऐसे भग रही है, ठीक है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई है, पक्का, ठीक है भाई साहब। ये इसके बाद क्या होगा कि अगर लाइट रेज एक और दूर जाके स्ट्राइक करती है ना तो इनके साथ तो भाई साहब पूरा खेल हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अगर आप पैटर्न समझ रहे हैं तो लाइट रेज झुक रही थी टुवर्ड्स द इंटरफेस, अब इसके बाद लाइट रेज पूरी की पूरी कहां आ जाएंगी, ये आ जाएंगी इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। ये लाइट रे ऐसे आ जाएगी, इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हुआ है, ठीक है। बट सबसे ज्यादा क्रिटिकल समय, क्रिटिकल पॉइंट जो है वो ये था,
ये जो इंसिडेंस एंगल होता है ना, इसे कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। क्यों? इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है, दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? पक्का। अब जरा गौर करिए कि लाइट रेज कहां से आ रही हैं। तो लाइट रेज आ रही हैं प्रॉपर्ली डेंसर मीडियम से। कहां से आ रही हैं? डेंसर मीडियम से। और लाइट रेज कहां जा रही हैं? लाइट रेज जा रही हैं रेयर मीडियम में, मतलब μ1। कहां जा रही हैं? रेयर मीडियम मतलब μ1। क्या आपको इतना पूरा फंडा समझ में आ गया? पक्का, डन है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां निकालना है क्रिटिकल एंगल। इसे क्रिटिकल इसलिए बोला जाता है बिकॉज ठीक इसके पहले तक रिफ्रैक्शन हो रहा था, बिकॉज लाइट रेज अपना मीडियम चेंज कर रही थी, और ठीक इसके बाद रिफ्लेक्शन हो गया बिकॉज लाइट रेज अपना मीडियम चेंज नहीं कर पाई। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा, अब निकालना है क्रिटिकल एंगल। तो अगर मैं इस पॉइंट को कुछ नाम दे दूं अपने हिसाब से, पी नाम दे देता हूं। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा हो क्या रहा है। नाउ एट पॉइंट पी ऑन द इंटरफेस, एट पॉइंट पी ऑन द इंटरफेस। ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी कहां पर मौजूद है? एट द इंटरफेस मौजूद है। इसके लिए फंडा क्या होता है? कहां से आ रही है इक्वल टू कहां को जा रही है। फंडा क्या होता है? कहां से आ रही है इक्वल टू कहां को जा रही है। तो लाइट रेज कहां से आ रही है? तो लाइट रेज आ रही है सर डेंसर मीडियम से, मतलब μ2। कहां से आ रही है? डेंसर मीडियम से, मतलब μ2। उसके बाद एंगल कितना बनेगा? तो यहां पे एंगल बन जाएगा साइन ऑफ जो एंगल है वो है क्रिटिकल एंगल। क्या है एंगल? क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल के करस्पॉन्डिंग जब लाइट रेज जा रही है तो वो जा रही है रेयर में, और जैसे वो रेयर लाइट, मतलब जैसे लाइट रेज रेयर मीडियम में जाएंगी तो यहां पे जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज 90। ऑब्वियसली वो ग्रेस करी है सरफेस के ऊपर, बट जो एंगल हमको बनता हुआ नजर आ रहा है वो कितना आ रहा है? साइन 90 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई साहब? μ2 साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ1 हो जाएगा। नाउ अगर ये कहानी बैठ रही है तो μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई साइन सी। क्या आ जाएगा? μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन साइन सी। और जैसे आपको पता है μ2 बाई μ1 को म्यू भी कहा जाता है, तो ये आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। बेटा जबरदस्त फॉर्मूला, बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल खिंच जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन सी। अगर डिफाइन करना हो तो क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज, बेटा मैं जो बोल रहा हूं उसको लूप पे लगा लेना। क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस करस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, पक्का आगे समझ में? पक्का, डन है। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ठीक है, कॉपी किताब लेके बैठा करो, साथ साथ नोट करते हुए चलना। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं, अब क्लियर करें। दिस वॉज अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्रिटिकल एंगल निकाल दिया आपका। ठीक है, अब यहां पे पूछा हुआ है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर एट कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जब लाइट रेज आती हैं, जब लाइट रेज ट्रैवल करती हैं और इंसिडेंट करती हैं फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो क्या कोर्स ऑफ रेज होगा, अल्टीमेटली क्या फॉर्मूला आएगा, क्या साइन कन्वेंशंस कैसे अप्लाई करने पड़ेंगे, उन सब चीजों को हमको यहां सीखने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो जरा इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए। वो आइडिया क्या होना चाहिए कि जब लाइट रेज जाकर के स्ट्राइक करती हैं, जब लाइट रेज जाकर के स्ट्राइक करती हैं फ्रॉम रेयर टू डेंसर कॉन्वेक्स पे, ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी होती है। ठीक, कॉन्वेक्स है ना, ठीक है, तो ये अंदर वाला पूरा कॉन्वेक्स, मतलब अंदर वाला पूरा ग्लास का मटेरियल है। अंदर वाला पूरा क्या है? ये अंदर पूरा ग्लास का मटेरियल है। ठीक है, और उसके बाद जब लाइट रेज जाएंगी तो ये रेयर है, अंदर का डेंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ना, दिस इज नाउ द मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, ऐसा ही मिलता जुलता कुछ डायग्राम होगा जिसपे हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार ऐसे आप रफ में ना एक बार इसको बना लो, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो। चलें ठीक है, फिर इसको आप लोगों ने देख लिया होगा कायदे से। अब इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, रेयर से डेंसर जाना है कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। जब ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा तो कुछ ऐसा रहेगा, ध्यान देते हुए चलेगा। ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, बाकी डेंसर है तो ये पूरा जा रहा है ऐसे अंदर। जाने दो जाने दो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब उसके बाद दिस इज गोइंग टू बी योर प्रिंसिपल एक्सिस। पक्का, ठीक है। अब क्या होगा ना, एक ऑब्जेक्ट होगा, एक होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मान लो ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट ओ। ठीक है, अब यहां से निकलने वाली है लाइट रेस। तो जब यहां से लाइट रेस निकलेंगी ना तो कहानी ऐसे कुछ,
ये लाइट रेज जाकर के यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी, ठीक है। जब यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर प्लॉट होगा नॉर्मल। क्या प्लॉट होगा यहाँ पे? नॉर्मल। नॉर्मल एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि सेंटर से पास करेगा। कहां से पास करेगा? सेंटर से। तो सेंटर से पास करने के लिए सेंटर मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जब सेंटर से पास करेगा ना तो कहानी कैसे होगी जरा गौर करना। जाने दो, चलेगा। ये क्या बना है इसका? नॉर्मल। उसके बाद लाइट रेज जो है ना, जब लाइट रेज यहां से जाएंगी तो जैसे लाइट रेज डेंसर मीडियम के अंदर आएंगे तो वो बेंड क्या हो जाएंगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट रे अब सीधे नहीं निकल पाएगी, लाइट रेज ऐसे बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अल्टीमेटली यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा इमेज का। यहां पर क्या फॉर्म होने वाला है? यहां पर फॉर्म होने वाला है इमेज। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई है? पक्का। तो लाइट रेज आकर के ऐसे स्ट्राइक करी, उसके बाद फिर लाइट रेज चली गई हैं कुछ इस तरह, यहां पर फॉर्म होने वाला है अल्टीमेट इमेज, ठीक है। अब जरा गौर करिए, जिस पॉइंट पे स्ट्राइकिंग हुई है ना, वहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, क्या ड्रॉप कर दूं? यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप करा, एक परपेंडिकुलर, इसका नाम रखा मैंने एम, और जहां कटा प्रिंसिपल एक्सिस है उसका नाम रखा मैंने पी, ठीक है। एक कायदे की बात है, पी और एम बहुत पास पास है, पी और एम बहुत ही पास पास है, ठीक है। तो अगर पी से ओ अगर 10 सेंटीमीटर है तो एम से ओ भी कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब जरा ध्यान देते हुए चलना, एंगल्स का खेल हम कैसे खेलने वाले हैं। देखिए बेटा, इसको लेते हैं अलग कलर से। चलिए जरा ध्यान दीजिए क्या होने वाला है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो वैसे ही रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पक्का आगे समझ? इंसिडेंट रे और नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद ऑब्जेक्ट के पास का जो भी एंगल है वो अल्फा है, इमेज के पास का जो भी एंगल है वो बीटा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास का जो भी एंगल है वो गामा है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? पक्का? डन? क्लियर? चलो ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना स्नेल्स लॉ यहाँ पे एग्जैक्टली कैसे अप्लाई होता है। तो पहले हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं एट द एंट्री सरफेस। कहां से अप्लाई करेंगे? एट द एंट्री सरफेस। देखो भाई, लाइट रेस कहां से आ रही होंगी? रेयर से आ रही होंगी, और लाइट रेस कहां जा रही होंगी? डेंसर में जा रही होंगी, मतलब μ2, ठीक है। तो कहां से आ रही है? तो μ1, और कितना एंगल बन रहा है? तो एंगल बन रहा है साइन आई, इक्वल टू लाइट रेस कहां पे जा रही है? डेंसर में μ2, और वहां पे कितना एंगल बन रहा है? तो वहां पे एंगल बन रहा है साइन आर। क्या एंगल बन रहा है? साइन आर, ठीक है। अब जब छोटे एंगल्स होते हैं ना, फॉर स्मॉल एंगल्स, ध्यान दीजिएगा अच्छे से एक एक बात पे। जब एंगल्स बहुत छोटे होते हैं ना तो बेटा होता ही है, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। इसे यहां ध्यान देना, साइन जीरो जो होता है किसके बराबर है? वो जीरो के बराबर है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब एंगल छोटे होते हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स, इसको आप कहीं अलग से लिख लीजिएगा कि जब एंगल छोटे होते हैं ना तो उसमें हो क्या जाता है बेटा, कि जब आप साइन थीटा निकालते हैं ना तो इसका आंसर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा ओनली, ठीक है। तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, बट ये कब वैलिड है? जब एंगल छोटे हो, ठीक है। तो जब एंगल छोटे हैं तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। देयरफॉर यहां पे जब मैं इसको खेलूंगा तो μ1 और साइन आई जो है वो अप्रोक्सीमेटली आई हो जाएगा, और μ2 साइन आर जो है वो क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली आर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो बेटा ये बन गया बक्से में आने वाली इक्वेशन, ठीक है। अब जरा गौर करेगा, एक छोटे क्लासेस में एक प्रॉपर्टी थी ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, कि सम ऑफ टू इंटीरियर्स इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। मतलब अंदर के दो एंगल्स का समेशन जो होता है वो एक बाहरी एंगल के बराबर होता है, ठीक है। अब जरा गौर किया जाए, इसमें कुछ नामकरण करने का, इसका नाम रख दो जेड यार, इस पॉइंट का नाम जेड रख दो, ठीक है, चलेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। पहले तो जरा अगर आई पे ध्यान दें, अल्फा पे ध्यान दें और गामा पे ध्यान दें, ठीक है। तो ट्राइंगल जेड ओ और सी की बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं ट्राइंगल जेड ओ सी की। जब ट्राइंगल ZOC की हम बात करेंगे, ZOC दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीरियर क्या है? अल्फा और गामा जो वो है वो इंटीरियर है, और जो बाहर बन रहा है वो एक्सटीरियर है। तो दो इंटीरियर्स का समेशन जो होता है वो एक एक्सटीरियर के बराबर होता है। इसका मतलब अल्फा प्लस गामा ये किसके बराबर हो जाएंगे? आई के बराबर। किसके बराबर? आई के बराबर। अब दूसरी बात पे जरा गौर करना, देखो बेटा आई तो यहां भरना था, आई निकाल दिया मैंने, आई भरना था मैंने, आई निकाल दिया। सम ऑफ टू इंटीरियर इक्वल टू वन एक्सटीरियर, उस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है। अब आर निकालना है, आर यहां दिख रहा है तुमको, तो मैं जिस ट्राइंगल पे तुमसे कहता हूं फोकस करने के लिए, बस वहां फोकस करना। ट्राइंगल देख लो बेटा, फोकस जमा लो ZCI के ऊपर। किस पे?
किस पर जमाया फोकस? जेड सी आई के ऊपर, ठीक है। ये जेड है, ये सी है और ये आई है, जेड सी आई। अगर आप यहां पे गौर करेंगे तो आर और बीटा जो है वो इंटीरियर है और गामा जो है वो एक्सटीरियर है। तो आर और बीटा क्या हो गया? इंटीरियर, गामा क्या हो गया? एक्सटीरियर। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा इज इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस बीटा, और मुझे निकालना था आर, तो आर क्या हो जाएगा? गामा माइनस बीटा। आर क्या हो जाएगा? गामा माइनस बीटा, ठीक है। यहां से मैं आई भी निकाल चुका हूं, यहां से मैं आर भी निकाल चुका हूं। अब इन दोनों इक्वेशंस को बस भरना बचा हुआ है। तो ये तो आ गया हमारे पास आई और यहां से आ गया हमारे पास आर। अब बस दोनों इक्वेशंस को भरना बचा हुआ है। कहां भरेंगे? इस वाले इक्वेशन के अंदर, ठीक है। यहां हम भर देते हैं इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर। तो हमारा कुछ ना कुछ कार्यक्रम तो आए खिंची जाएगा, ठीक है। अब कैसे खींचेगा वो इक्वेशन जरा ध्यान दीजिएगा। म्यू1 तो लिख चुका था, म्यू1 तो लिख ही चुका था। अब आई कितना आ चुका है? आई आ चुका है अल्फा प्लस गामा। आई कितना आ चुका है? अल्फा प्लस गामा। अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू2। आर कितना आ चुका है? देखो म्यू2 के बाद आर था, आर कितना? गामा माइनस बीटा, ठीक है। तो गामा माइनस बीटा। चलो बेटा कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा ध्यान देना। म्यू1 को बिल्कुल मत टच करना, अल्फा के बारे में सोचो। किसके बारे में सोचो? अल्फा के बारे में सोचो। देखिए बेटा जब अल्फा आपको निकालना है तो एक फंडा होता है, जब एंगल निकालना होता है ना तो लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, ठीक है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, उससे बेटर चीज देखो बता रहा हूं। अल्फा निकालने को बोला है ना, जस्ट गो विथ टैन अल्फा। देखो बेटा अगर आप समझ गए इस बात को, देखो ये अल्फा है तो ये क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा? ZM, और रेडियस कितना होगा? OM के बराबर। अगर आप वो समझ गए तो भी अच्छा, नहीं तो अगर आप नहीं समझ पाए उस पॉइंट को तो आप सीधे कर सकते हैं। अगर आपने 10th में नहीं पढ़ा है लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस क्या होता है तो आप सीधे कर लो, उसमें आप निकाल दो टैन अल्फा। क्या निकाल दो? टैन अल्फा। तो वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो गो विद द फ्लो, जो आपको सही लगे। पर मैं बोलता हूं कि वैसे भी कर सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, ठीक है। तो जहां पे अल्फा निकालना होगा ना तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? ZM के बराबर। लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा? ZM के बराबर, ठीक है, अल्फा के लिए, ठीक है। अपॉन रेडियस क्या होगा? OM के बराबर। प्लस अब जरा गामा पे आ जाओ। गामा मतलब ये, तो ये हो जाएगा इसका लेंथ ऑफ आर्क, ये होगा रेडियस। जब गामा निकालोगे तो ZM, अपॉन जब रेडियस निकालोगे तो CM। ये आ गया म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2। उसके बाद गामा क्या है? गामा क्या है? गामा हम निकाल चुके हैं ZM अपॉन CM, ठीक है। तो ZM अपॉन CM। उसके बाद माइनस करना है बीटा। क्या माइनस करना है? बीटा। बीटा मतलब ये, तो लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस मतलब ZM अपॉन MI। ZM अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? MI आ जाएगा, ठीक है। बेटा आप जानते हैं ZM कॉमन निकालो और काटो। तो जब ZM कॉमन निकाल के काट लोगे ना तो यहां बचेगा म्यू1 बाई OM, म्यू1 बाई CM इज इक्वल टू म्यू2 बाई CM माइनस म्यू2 बाई MI, ठीक है। क्या आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई है? पक्का। अब जरा गौर करते हुए चलना मैं जो बोल रहा हूं आपसे। जब आपको OM निकालना है, क्या निकालना है आपको? जब आपको OM निकालना है, OM मतलब MO निकालना है, एक ही बात हो गई ना। M से O जाना है, M से O जाना है मतलब अप्रोक्सीमेटली P से O जाना है। M से O जाना है मतलब अप्रोक्सीमेटली P से O जाना है, पॉइंट पास ही है। और P से O तो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो भी माइनस का, बिकॉज लेफ्ट में जा रहे हैं तो माइनस का, ठीक है। तो ये वाली कहानी समझ में आ गई। OM निकालना है मतलब M से O निकालना है, मतलब ये कितना हो जाएगा? -U के बराबर। OM वाला गेम तो हमने सॉर्ट कर दिया। उसके बाद क्या है? CM निकाल देते हैं। अब जरा गौर करना CM कैसे निकाला जाएगा, ध्यान दीजिए। जब आपको CM निकालने को बोला गया तो C से M आना है मतलब अप्रोक्सीमेटली M से C, एक ही बात हो गई। M से C जाना है। अच्छा M और P तो पास होते हैं, तो M से C जाना है मतलब P से C जाना है, बिकॉज हर डिस्टेंस P से करेंगे ना मेजर, ठीक है। उसके बाद जब P से C जाना है तो ये दूरी तो है राइट में जा रही है, मतलब प्लस, वो भी सेंटर तक है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई क्या आपको? ध्यान दीजिए, ये जो दूरी है सेंटर तक वो क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वही प्लस का R। ये वाला चीज भी सॉर्ट हो गया। अब क्या बच रहा है? M से I निकालना है। क्या निकालना है बेटा? M से I, वो भी राइट में जा रहा है, ठीक है भाई साहब। राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखो जा तो रहा है M से I, बट अप्रोक्सीमेटली क्या बोलेंगे उसको हम? P से I। क्या बोलेंगे? बिकॉज M और P पास है ना, और P से मेजर करते हैं। तो P से I मतलब राइट में गया, वो भी इमेज बन रही है मतलब इमेज का डिस्टेंस, इमेज बन रही है मतलब इमेज का डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा? +V के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? ये +V के बराबर, ठीक है। ये वाला पूरा फंडा आपको समझ में आ गया?
पक्का डन क्लियर, ठीक है। ये जो लिखा है ना मैंने, अब मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज मैं सारी वैल्यूज को पुट करने वाला हूं इस मेन इक्वेशन के अंदर, ये वाली इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर कौन सी बनेगी बेटा, फर्स्ट तो बन चुकी थी, ये बनेगी 2, और ये है सारी की सारी ऑब्टेन्ड वैल्यूज, ये जो हमने अभी निकाली ना, ये वाली ये वाली ये वाली, ये है सारी की सारी ऑब्टेन्ड वैल्यूज, जो येलो से लिख रहे हैं ना वो है सारी की सारी ऑब्टेन्ड वैल्यूज। अब क्या करना है, सारी ऑब्टेन्ड वैल्यूज को बस भर दो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, दैट्स इट, ठीक है। तो चलें शुरुआत करें, अब जल्दी करें। पुट ऑल द ऑब्टेन्ड वैल्यूज, put all the obtained values into equation number 2। जैसे हम सारी ऑब्टेन्ड वैल्यूज को इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे तो कहानी क्या बनने वाली, जरा गौर करिए। म्यू1 अपॉन क्या था, ओएम था, और ओएम कितना आ गया है, ओएम कितना आ गया माइनस यू, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू1 अपॉन माइनस यू, क्या बन जाएगा, म्यू1 अपॉन माइनस यू, माइनस यू, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है म्यू1 अपॉन सी एम, और सी एम क्या आ रहा है, सी एम क्या आ रहा है, सी एम तो आ रहा है प्लस आर, तो क्या हो जाएगा, म्यू1 अपॉन प्लस आर, क्या हो जाएगा, म्यू1 अपॉन प्लस आर, म्यू1 अपॉन प्लस आर। अब यहां पे क्या आ रहा है, म्यू2 अपॉन सी एम, और सी एम कितना आ रहा है, प्लस आर के बराबर, तो म्यू2 अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा, ये म्यू2 अपॉन आर। और उसके बाद यहां पे माइनस म्यू2 अपॉन एम आई आ रहा है, एम आई क्या आ रहा है, प्लस वी के बराबर, तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू2 अपॉन प्लस वी, माइनस का म्यू2 अपॉन प्लस वी, माइनस का म्यू2 अपॉन प्लस वी, ठीक है। क्या आपको इतनी पूरी बात समझ में आ गई। अब मैं बस क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को ना जरा जमा करके लिख रहा हूं, देखो बेटा, माइनस म्यू1 बाई यू को बिल्कुल मत टच करना, इसको उचका लो, ये वहां पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन आर था, इसको बिल्कुल मत टच करना, और जो ये यहां पे क्या था, हाँ ये था म्यू1 बाई आर, इसको वहां फेंक देना, तो क्या हो जाएगा, माइनस का म्यू1 बाई आर, ठीक है। इसके लिहाज से जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसी बनेगी, माइनस म्यू1 बाई यू प्लस म्यू2 बाई वी इज इक्वल टू, यहां से आर कॉमन निकल जाएगा, तो म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा, आर, और यही होती है वो इक्वेशन जिसके लिए पूरा कार्यक्रम रचा गया था, ठीक है। तो ये इक्वेशन आती है जब लाइट रेस ट्रैवल करती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, पक्का डन। इसको मैंने लिखवाया, सिखाया कैसे, इसको ध्यान देना। जब लाइट रेज आ रही है फ्रॉम रेयर, मतलब म्यू1, उसके बाद लाइट रेज रेयर से आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट रखा होगा रेयर में, तो नीचे आ जाएगा यू, और ऑब्जेक्ट अगर रेयर में रखा हुआ है तो एक खास बात होती है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यूजुअली नेगेटिव, तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद रेप्लिका टर्म्स है, बस ये समझ जाओ कि लाइट रेज कहां से आ रही है, लाइट रेज आ रही है रेयर से, मतलब म्यू1 से आ रही है। उसके बाद लाइट रेज रेयर से क्यों ओरिजिनेट हुई, बिकॉज रेयर में कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो यू रखा होगा, उसके बाद यू होता है यूजुअली नेगेटिव, तो माइनस कर दिया। उसके बाद रेप्लिका टर्म, माइनस का लगा दो प्लस, म्यू1 का लगा दो म्यू2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह पे अब लगा दो इमेज का डिस्टेंस, हो गया इक्वल टू, म्यू2 चल रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव, म्यू1 चल रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव म्यू1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, बस रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट्स एज सिंपल एज दैट है, ठीक है। अब आपको निकालना होगा इसका पूरा का पूरा, ये पूरा हो चुका है आपके पास रे डायग्राम, अब आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना होगा पूरे तरीके से, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था बेटा, रिफ्रैक्शन चाहिए फ्रॉम रेयर टू डेंसर। आपको इक्वेशन बताता हूं मैं, जो हमने फाइनली जो इक्वेशन हमने फिगर आउट करी है ना, वो इक्वेशन क्या है, और वो सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए नहीं है बेटा, वो कॉनकेव के लिए भी। अगर कॉनकेव में भी लाइट रेस ट्रैवल करती है ना फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो सेम ही इक्वेशन आने वाली है। सर क्या इक्वेशन आएगी वो, तो माइनस म्यू1 बाई यू प्लस म्यू2 बाई वी इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन नीचे आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये रही इसकी पूरी की पूरी कहानी। चलिए, क्या आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है, पक्का डन। चले क्लियर करते हैं इसको, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेने का आ गया समय, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो, ठीक है। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया होगा। अब उसके बाद ये रहा इसका एंडिंग, ठीक है, ये रहा इसका मेन फॉर्मूला, पक्का डन है, ठीक है। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया ये भी। चलें ठीक है, इसको क्लियर करते हैं बेटा और बढ़ते हैं हमारे अगले वाले पॉइंट की तरफ, ठीक है।
ये तो डेरिवेशन आपका हो चुका है। अब आ जाओ बेटा अगले वाले पॉइंट की तरफ, ठीक है। अगला वाला पॉइंट यहाँ पे क्या आने वाला है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इससे पहले हमने क्या करा था, अभी रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर एट कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब यहाँ पे आता है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला अलग चीज होती है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u, और ये आ रहा है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f = μL/μs। म्यू एल का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ लेंस, म्यू एस का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। उसके बाद 1/r 1 - 1/r2। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, इसे कहा जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला, और इसी का डेरिवेशन किया जाएगा, ठीक है। एक बार रे डायग्राम्स को बहुत तरीके से देखो क्या समझ में आ रहा है, फिर हम इसको जल्दी स्टार्ट करते हैं। चलें फिर, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब करते हैं इसका तरीके से पूरा का पूरा डेरिवेशन स्टार्ट, ठीक है। चलो भाई लोग रेडी हैं। इसको ना स्टार्ट करने के लिए आपको जरा एक फंडा पहले से याद होना चाहिए, मैंने सिखा के रखा हुआ है कि अगर अपने पास दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो जो पहला वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जहां पर इमेज बनाएगा, वो जो इमेज है वो दूसरे वाले के लिए काम करेगा एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले वाली ने जो इमेज बनाई वो दूसरी वाली के लिए काम करेगा एज एन ऑब्जेक्ट, और दूसरी वाली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसको इमेज ऑब्जेक्ट मानते हुए अब जो इमेज फॉर्म करेगी दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल इमेज, ठीक है। पक्का डन। अब वैसा ना, इसका एक काम करता हूं मैं, आपको एक शॉर्ट यहां दिखाता हूं। देखो भाई, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, और इसके ठीक पीछे हमारे पास यहां पे लगा हुआ है, लेट्स सपोज एक प्लेन मिरर। क्या लगा हुआ है, लेट्स सपोज एक प्लेन मिरर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, प्लेन मिरर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, हमने मान लिया इसको, दिस इज नाउ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या होने वाला है आपको पता है, जब लाइट रेज आएंगी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो ये वाली जो होगी ना, ये होगी पहली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और उसके बाद जो ये वाली होगी वो होगी दूसरी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बिकॉज जब आप लाइट के साथ साथ चलेंगे ना, जब आप लाइट के साथ साथ चलेंगे, तो जो पहले मिला वो पहली वाली होगी, जो बाद में मिली वो दूसरी वाली होगी, ठीक है। तो पहली वाली इसको मानेगी ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली, तो पहली वाली के लिए ओ रहा ऑब्जेक्ट, और पहली वाली इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए जो इमेज फॉर्म करेगी वो मान लीजिए आई डैश हो गई। क्या हो गई, आई डैश हो गई। तो अभी जो आई डैश है, ये इमेज किसने फॉर्म करी है, पहली वाली ने। तो अब ये जो इमेज है ये दूसरी वाली के लिए काम करेगा एज एन ऑब्जेक्ट। कैसे काम करेगा, एज एन ऑब्जेक्ट। तो दूसरी वाली इसको मानेगी ऑब्जेक्ट, और ये जो इमेज फॉर्म करेगी, जैसे मान लीजिए यहां पर इमेज फॉर्म कर दी, सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल इमेज, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल इमेज। क्या आपको ये वाली कहानी समझ में आ गई है, पक्का डन, ठीक है। तो यही वाला फंडा हमको यूज करना पड़ता है लेंस मेकर फॉर्मूला के डेरिवेशन के अंदर। जरा यहाँ पे गौर करिएगा, ये हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपको मैंने बता चुका है कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1, फिर 1/r1 - 1/r2। पक्का डन, चलो ठीक है। अब जरा गौर करना अच्छे से। इसमें आने से पहले ना आपको एक बार हल्के से साइन कन्वेंशंस पता होनी चाहिए। अब किसके, R1 के और R2 के, आपको साइन कन्वेंशंस पता होने चाहिए R1 के और R2 के। बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बच्चे यहीं पे अटकते हैं, तो वहां पे तुम ना अटको, इसके लिए तुमको कन्वेंशंस तो पता होने ही चाहिए। अब वो कन्वेंशंस क्या होते हैं, तो जरा गौर करिए। जैसे यहां ध्यान दीजिए क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, हमारे पास ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो अब ये पहली वाली हो गई, ये दूसरी वाली हो गई। तो जो पहली वाली है वो ये वाली सरफेस है, इसका रेडियस जाएगा राइट हैंड साइड में, तो R1 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसको मैं वैसे भी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद दूसरी वाली मिलेगी आपको बाद में, ये रही दूसरी वाली। तो दूसरी वाली का रेडियस जो है वो कहां जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो R2 कैसा आएगा, नेगेटिव में। मतलब कॉन्वेक्स लेंस अगर गिवन है ना, तो आपको R1 लेना पड़ेगा पॉजिटिव और R2 लेके चलना पड़ेगा नेगेटिव, ठीक है। अब वैसे ही क्या होता है, लेट्स सपोज यू हैव अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव, ठीक है। ये आपके पास कॉनकेव लेंस है, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद भाई साहब जब लाइट रेज आएंगी तो ये रहेगी पहले वाली, ये रहेगी दूसरी वाली। तो पहली वाली का सर्कल कहां जाएगा, पीछे जाएगा। पहली वाली का सर्कल कहां जाएगा, पीछे जाएगा। तो इसका R1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और दूसरी वाली का सर्कल राइट में जाएगा, तो इसका R2 कैसा हो जाएगा, इसका R2 हो जाएगा पॉजिटिव। ये वाली बात आपको समझ में आ गई, पक्का डन। चले ठीक है।
अब आपको एक और चीज दिखाते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होता है, आपके पास बेसिक कॉन्वेक्स लेंस है, उसको बीच में से काट दो, राइट वाला पार्ट रख दो। क्या बोला मैंने, कॉन्वेक्स रखा अपने पास, इसको बीच में से काट दो, राइट वाला पार्ट रख लो, तो ये जो बचेगा तुम्हारे पास वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसे कहा जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स। अब सर जो बीच में से काटने के बाद जो इसका लेफ्ट वाला पार्ट बचा था, क्या उसको नहीं कहेंगे? बेटा उसको भी कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स, लेकिन जनरली मेजर टाइम्स में ना ये वाला जो फंडा होता है ये काम आ जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लेफ्ट वाला पार्ट नहीं होगा प्लेनो कॉन्वेक्स, वो भी होगा। ठीक है, अब जब इसको हम काट देंगे बीच में से, तो जो इसका राइट वाला पार्ट बचेगा कुछ इस तरह का बचेगा। अब जरा गौर करिएगा अच्छे से, एक बार साइन कन्वेंशंस पे यहां पे गौर करिए। देखिए होता क्या ना, लेक्चर्स की लेंथ आपको लंबी लग रही होगी, लेकिन द थिंग इज दैट कि अगर आप इसको पूरे ईमानदारी से देखते हुए चलते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या ग्रिप होल्ड कर लिया। ठीक है, अब जरा यहाँ पे गौर करते हुए चलिए, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। जब आप ऐसे आएंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये मिलेगी आपको पहली वाली, तो पहली वाली जो है वो स्ट्रेट है। अगर पहली वाली स्ट्रेट है तो R1 क्या हो जाएगा इसका, इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा इसका R1, इन्फिनिटी। ठीक है, और जो इसका R2 आएगा बेटा, R2 बोले तो ये वाली लेफ्ट में जा रही है, अगर ये लेफ्ट में जा रही है तो लेफ्ट में जाएगी, तो R2 क्या हो जाएगा इसका, निगेटिव। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा गौर करते हैं इस पे कॉनकेव वाले पे। ठीक है, जब लाइट रेज ऐसे आएंगी तो ये रहेगी तुम्हारी पहली वाली और ये रहेगी तुम्हारी दूसरी वाली। ठीक है, जिससे तुम पहले मिले वो पहली वाली, जिसको तुम बाद में मिले वो दूसरी वाली। ठीक है, तो जिससे तुम पहले मिले हो वो स्ट्रेट है, अगर वो स्ट्रेट है इसका मतलब R1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी वाली है उसका सर्कल जा रहा है राइट हैंड साइड में, तो R2 कैसा हो जाएगा इसका, पॉजिटिव। इट्स एज सिंपल एज दैट। बताइए क्या आपको यहां तक कोई भी परेशानी हुई? पक्का, डन। चले, ये हमारे पास बेसिक होते हैं साइन कन्वेंशंस। ठीक है, इसको जरा क्लियर किया जाए, ये नोट कर लो भाई लोग जल्दी। 3 2 1 रेडी गो, डन। हो गया होगा। चले, अब अगर ये हो गया है तो अब जल्दी से आते हैं डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जरा गौर करते हुए चलना। क्या होता है बेटा, सिंपल कहानी है, कहानी बड़ी सिंपल ही है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लीजिए, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये लिया हमने कायदे से एकदम कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और फिर यहां से निकलेगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। जाने दो, इसको बिल्कुल मत छेड़ो, जाने दो इसके प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है बेटा कि यहां पे रखा होगा हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि यहां पे हमारे पास ये एक रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को हम कर देंगे यहां पे O से रिप्रेजेंट। ठीक है, ओ का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट से क्या निकलने वाली है, लाइट रेज निकलने वाली है। ऑप्टिक्स में माना भी गया है कि ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे रखा हुआ है तो वो क्या प्रोड्यूस करने वाला है, लाइट रेज प्रोड्यूस करने वाला है। तो जब लाइट रेज यहां से ऐसे निकलेंगी और जाकर के यहां पे ऐसे टकराएंगी, तो बेटा यहां पे एक बहुत प्यारा खेल होने वाला है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसका नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग। ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा, और जब ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा ना, तो कुछ इस तरह से ऐसे एक काम करता हूं, उसको हल्का सा और बेंड करता हूं। क्या कहते हो, बोलो भाई, क्या कहते हो? आया समझ? ठीक है, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस है ना यार, कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या करेगा, कन्वर्ज तो करना इसका लाजमी है। तो कॉन्वेक्स लेंस ने कर दिया कन्वर्ज। ठीक है, अब मेरी बात ना बहुत प्यार से सुनना। देखो बेटा, लाइट रेस को उसने कन्वर्ज तो कर दिया है, अब अगर ये दूसरी वाली यहां आती ही नहीं, अगर दूसरी वाली बीच रास्ते में आती ही नहीं, तो लाइट रेस निकलती सीधी। लेकिन जब दूसरी वाली बीच रास्ते में आ गई है तो वो लाइट रेस को और भी दबा देगी, बिकॉज दूसरी वाली भी तो कॉन्वेक्स का ही पार्ट है। मैं दूसरी वाली बोल रहा हूं, मतलब ये वाली। ठीक है, ये भी तो कॉन्वेक्स का ही पार्ट है ना, मतलब कन्वर्ज ही करना इसका लाजमी बनता है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हुआ, लाइट रेस ऐसे कन्वर्ज तो हो गई। अब अगर दूसरी वाली आती ही नहीं, तो लाइट रेस कुछ इस तरह से आगे निकल जाते और इमेज यहां बनाती। क्या आपको यह समझ में आया क्या बताया मैंने? ठीक है, अगर ये दूसरी वाली बीच रास्ते में आती नहीं ना, तो लाइट रेज ऐसे निकल जाती और इमेज यहां पर फॉर्म हो जाती। तो इसको हम कहेंगे आई डैश। क्या बोलेंगे इसको हम बेटा, इसको हम बोलेंगे आई डैश। ठीक है, क्या बोलेंगे, आई डैश बोलेंगे। बट नाउ द थिंग इज दिस, जरा सुनना अच्छे से, ये तो ऑप्टिकल सेंटर होगा इसका। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, दूसरी वाली लिटरली आ गई है। अगर नहीं आती तो लाइट रेज यहां जाके इमेज यहां फॉर्म करती, बट असलियत में क्या हुआ है, दूसरी वाली आ गई है। जब दूसरी वाली आ गई है ना, तो लाइट रेज क्या हो जाएगा, लाइट रेज थोड़ी सी ऐसे और कन्वर्ज हो जाएंगी, और कन्वर्ज होने के बाद फाइनल इमेज जो है वो फाइनल इमेज बनने वाली है आई वाले पॉइंट पे। कहां बनने वाली है, आई वाले पॉइंट पे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई
क्या आपको इतनी बात समझ में आई? ठीक है। और ये जो है ना भाई साहब, ये पूरा भाई लेंस है, लेंस का मतलब पूरा ग्लास का मटेरियल है। ठीक है, ये पूरा बाकायदा ग्लास का मटेरियल है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आपको यहां तक? चले आगे बढ़े। अब क्या बोलते हो भाई लोग, आगे बढ़े? अब ये वाली कहानी पक्का हो गई है। अब जरा सुनते हुए चलना, क्या हुआ है इवेंचुअली, हुआ क्या है। थोड़े से अपन डिनोशंस विनोशंस लेते हैं अब यहां पे। चले ओके, देखो भाई साहब, यहां पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो अगर यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहां से लेकर के यहां की जो दूरी है ना, ये हो जाएगी u के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी? u के बराबर। उसके बाद क्या हो रहा है, फाइनली इमेज कहां फॉर्म हो रही है? इमेज फाइनली फॉर्म हो रही है यहां पे, तो ये हो जाएगा v के बराबर। ठीक है, और अगर दूसरी वाली बीच में आती ही नहीं तो लाइट रेज यहां जा करके इमेज फॉर्म करवाती, तो ये जो दूरियां आ रही है ना, इसको मैं बोल दूंगा अभी के लिए v1। क्या बोल दूंगा मैं इसको? अभी बोल दूंगा मैं इसको v1। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूले का डेरिवेशन होगा, इसका डेरिवेशन एक ऐसा डेरिवेशन होता है जहां पे आपको पूरे के पूरे साइन कन्वेंशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज जिन फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं ना, वो साइन कन्वेंशंस को अप्लाई करने के बाद ही आए हैं। ठीक है, जैसे बता दूं मैं कौन से फॉर्मूले को मैं यूज करने वाला हूं। देखो भाई, जब मैं तुमसे बात करूंगा फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जब मैं तुमसे बात करूंगा फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब लाइट रेज आती हैं फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो उसके लिए कहानी क्या होती है पता है? उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? मैंने लिखवाया था, मैंने करवाया था, रिफ्रैक्शन एट सरफेसेस वाला। अगर आपको ध्यान आ जाए तो लाइट रेज कहां से आ रही है? रेयर से आ रही है। तो जनरल फॉर्मूला आता है μ1/u, और रेयर से आ रही है मतलब रेयर में रखा होगा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट रखा है मतलब ये आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो माइनस μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ठीक है, ये वाला आएगा हमारे पास जनरल फॉर्मूला। ये क्या होगा हमारे पास? जनरल फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, क्या आपको इतनी बात पूरी क्लियर हो गई है? पक्का डन। अब जरा मेरी बात जरा अच्छे से गौर करिएगा। देखिए होता क्या, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है ना, वो कहां पे रखा है? u पर ही रखा है। ठीक है, तो u पक्का u के बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ पहला वाला सरफेस काम करता है, जब आप जा रहे हैं फ्रॉम रेयर टू डेंसर, मतलब आप सिर्फ पहले वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ पहला वाला सरफेस काम करता तो इमेज कहां बनती? आई डैश पे। अगर सिर्फ पहला वाला सरफेस काम करता तो इमेज कहां बनती? आई डैश पे। अगर आई डैश पे बनती मतलब वो दूरी किसके बराबर हो जाती? v1 के बराबर। मतलब इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी v1 की दूरी पर। इमेज कहां बनेगी? v1 की दूरी पर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा ना, वो पहले वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो वो हो जाएगा r1। ठीक है, तुमने यहां पे एक बात नोट करी होगी कि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपने माइनस u क्यों नहीं लिखा? वो तो लेफ्ट में है। मैंने कहा था कि जो फॉर्मूला, मैं ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, जब मैं इसको यूज करूंगा ना, तो याद करो इस फॉर्मूले के डेरिवेशन में हमने प्रॉपर साइन कन्वेंशंस यूज कर लिए थे। मैं आपको दिखा चुका था कॉन्वेक्स लेंस में जब लाइट रेज आती हैं फ्रॉम रेयर टू डेंसर। अब मैं आपको आगे दिखा दूंगा कि जब कॉन्वेक्स लेंस में ही लाइट रेज निकलती हैं फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो कहानी कैसे अनफोल्ड होती है। ठीक है, उसके पूरे डेरिवेशन के अंदर हमने प्रॉपर साइन कन्वेंशंस यूज कर लिए हैं, तो अब वापस से यूज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अब जो यहां दिख रहा है उसको वहां भर दो। देखो बेटा, देयरफॉर माइनस इंडेक्स ऑफ रेयर अपॉन u प्लस वो क्या था? μ2/v, और v किसके बराबर आ गया? v1 के बराबर आ गया, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r किसके बराबर आ जाएगा? r1 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये जो यहां पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये जो आपको यहां पे नजर आ रहा है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्या आपको यहां तक कोई परेशानी हो रही है? जल्दी चेक करो, जल्दी चेक करो। पक्का डन है यहां तक? अब जरा एक काम करते हैं, ये था फ्रॉम रेयर टू डेंसर, और अब हम करने वाले हैं फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो आपको जनरल फॉर्मूला पता होता है फ्रॉम डेंसर टू रेयर का, वहां पे लाइट रेज आएंगी डेंसर से, तो माइनस μ2/u। ठीक है, उसके बाद रेप्लिका माइनस μ2/u था तो प्लस μ1/v। ठीक है, उसके बाद μ1 माइनस μ2/r हो जाता है। ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूं, एक बार जरा इसको तरीके से नोट कर लो और खुद से एक बार ट्राई करो कि डेंसर वाले की इक्वेशन क्या बनेगी। जल्दी करो। चलिए ठीक है, फिर तो ये तो आपने देख लिया होगा। अब जरा मैं आपको इसमें हेल्प कर देता हूं, फ्रॉम डेंसर टू रेयर की इक्वेशन क्या बनती है। जरा आ जाइए और चेक करिए कि आपका भी क्या सेम ही आ रहा था क्या। चलो, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, अब हम जाने वाले हैं फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ठीक है भाई साहब, जब आप जाएंगे डेंसर टू रेयरर, तो जो जनरल इक्वेशन बनती है, जो जनरल फॉर्मूला आपके सामने आएगा, वो फॉर्मूला ये होगा। देखो भाई, डेंसर से आ रहे हो तो माइनस μ2/u प्लस μ1/v
इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई आर आ जाएगा। ये आपको आया समझ? डेंसर से आ रहे थे माइनस μ2 बाई यू, माइनस का रेप्लिका प्लस μ2 का रेप्लिका μ1, यू का रेप्लिका v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई आर। ये आ गया अपने पास जनरल फॉर्मूला। नाउ अब आती है सबसे ज्यादा समझदार वाली बात, ठीक है भाई साहब, जरा ध्यान दीजिएगा क्या होता है, मैंने क्या सिखाया था। जो पहली वाली इमेज फॉर्म करेगी वो दूसरी वाली के लिए काम करेगा एज एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो आई डैश है, जो आई डैश है, दिस विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे अलग से कहीं पे लिख भी देता हूं, यहां लिख देता हूं, आई डैश विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, किसके लिए? फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बेटा ऐसी ही चीजें आपको तरीके से लिखते हुए चलनी है तो जबरदस्त नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब जरा गौर करना अच्छे से क्या होने वाला है। बस सारी वैल्यूज पुट कर दो यहां पे, तो क्या हो जाएगा देखो। तो यहां पे जो u होगा ना, ये हो जाएगा v1 के बराबर। किसके बराबर? v1। क्यों? बिकॉज दूसरी वाली के लिए जो आई डैश है वो होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसकी दूरी क्या हो जाएगी? v1 के बराबर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? v1 के बराबर। उसके बाद फाइनल इमेज कहां फॉर्म होने वाली है? वो होने वाली है v पर फॉर्म। और उसके बाद जो r बनेगा, r का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होगा दूसरी वाली का, तो ये हो जाएगा r2 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? ये r2 के बराबर। ये वाली बात समझ में आ गई? पक्का, डन। अब एक काम करो, सारी वैल्यूज को भर दो उसके अंदर, ठीक है। जब सारी वैल्यूज को हम भर देंगे तो क्या हो जाएगा देखो, माइनस μ2 अपॉन u का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वो किसके बराबर आ गया? वो तो v1 के बराबर आ गया। तुमने बोला कोई बड़ी बात नहीं भाई, ठीक है, सिंपल सी बात थी। प्लस था μ1, उसके बाद इमेज कहां बन रही है भाई? फाइनल इमेज तो बन रही है आई पर, और आई की दूरी किसके बराबर है? v के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ1 माइनस μ2 अपॉन r जो है ना वो हो जाएगा r2। r क्या हो जाएगा यहाँ पे? r2 के बराबर, ठीक है। ये जो पूरा फंडा है ये समझ में आ गया। ये बन गई तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2। ये क्या बन गई बेटा? ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 कैसे आई थी? जब लाइट रेस ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम रेयर टू डेंसर। और इक्वेशन 2 कैसे आई? जब लाइट रेस ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ठीक है। अब क्या करना है आपको? निकालना लेंस मेकर फॉर्मूला। एक काम कर दो, यहां पे दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। यहां पे डेरिवेशन में दो चीजें ध्यान में रखने वाली है। पहली बात क्या? साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना, ठीक है, पहली बात तो वो। और दूसरा फंडा क्या है यहाँ पे कि जब दो इक्वेशंस निकलती है ना तो उनको आखिरी में ऐड किया जाता है, तब जाके डिजायर्ड रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। अब चलें ऐड करते हैं उसको। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। जैसे हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास अब जो कहानी अनफोल्ड होकर के आने वाली है वो कहानी क्या होने वाली, जरा देखो उसको अच्छे से। यहां पे आ रहा है माइनस μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1, ठीक है। तो मैं इसी को जरा वहां पे पुट कर देता हूं, देखना अच्छे से। देखो यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए भाई। यही इक्वेशन थी, माइनस μ1 बाई यू, ठीक है, प्लस μ2 बाई v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1, ठीक है। तो उसी इक्वेशन को मैंने यहां पे पुट कर दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या थी? सेकंड इक्वेशन क्या थी? तो सेकंड इक्वेशन थी यहां पे माइनस μ2 बाई v1, ठीक है, प्लस μ1 बाई v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई r2 के बराबर, ठीक है। तो उसी इक्वेशन को जरा पुट करते हैं यहां पे। चलो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास? अच्छा एक सेकंड, प्लस है भाई, प्लस है, ध्यान देना इसका अच्छे से, ठीक है, ईमानदारी से। अब जब आप दूसरे वाले इक्वेशन के ऊपर आने वाले ना तो इक्वेशन ये बनी थी, अपॉन नीचे क्या आ गया था? नीचे क्या आ गया था? R2 आ गया था, ठीक है। तो जब रेयरर से डेंसर जा रहे थे तो रेयरर से डेंसर वाले में ये वाली इक्वेशन हाँ जी सटीक बैठ रही है, ठीक है। और जब डेंसर से जाएंगे रेयरर तो फिर ऑब्जेक्ट होगा कहां पर? मतलब जो पहली वाली का इमेज था वो दूसरी वाली का होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो v1 पे आ गया था, फिर ये ऐसा आ गया, फिर हाँ बिल्कुल सही जा रहा है। अब बस एक काम करना है, नाउ ऐड देम। जैसे हम इसको ऐड करेंगे ना तो कहानी पे लेफ्ट वाले को ऐड करो, तो क्या हो जाएगा? माइनस μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई v1, उसमें ऐड करो उसको, तो यह आ जाएगा माइनस μ2 बाई v1 प्लस μ1 बाई v, ठीक है, इज इक्वल टू ऐड करो, तो ये क्या हो जाएगा? μ2 माइनस μ1 बाई r1, उसमें ऐड करो उसको, तो क्या हो जाएगा? प्लस का
म्यू वन माइनस म्यू टू बाई नीचे क्या आ जाएगा R2। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करना क्या होने वाला है, देखो भाई ये और ये अब हमारे बीच नहीं रहे, ठीक है। तो हमारे बीच अब जो रहेगा उसको लिख लेते हैं। म्यू वन कॉमन निकाल लूं क्या मैं, जैसे मैं म्यू वन कॉमन निकालूंगा ना तो यहां पे आ जाएगा 1/v। म्यू वन मैंने कॉमन निकाल लिया तो 1/v माइनस का 1/u, और यहां पे आ जाएगा राइट हैंड साइड में एक काम करना, यहां से म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकालो, म्यू टू माइनस म्यू वन। जब तुम ये कॉमन निकालोगे ना यहां तो बेशक 1/r1 ही बचेगा, लेकिन जब मैंने यहां से कॉमन निकाला होगा म्यू टू माइनस म्यू वन तो उससे पहले दरअसल मैंने यहां माइनस कॉमन निकाल लिया होगा, ठीक है। तो माइनस कॉमन निकाला होगा तो माइनस आ गया होगा, तभी ऊपर क्या बना होगा म्यू टू माइनस म्यू वन, और वो कॉमन बाहर आ गया होगा, और फिर यहां क्या बचेगा 1/r2। कोई दिक्कत, क्या बोलते हो, आया समझ, पक्का। अब जरा गौर करना, ये तो भाई साहब 1/f होता है लेंस फॉर्मूला के हिसाब से। लेंस अभी हम कर रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, बट मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, इतने को देख करके लेंस फॉर्मूला की। लेंस फॉर्मूला क्या होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये आ जाएगा 1/f, क्या आ जाएगा ये 1/f इज इक्वल टू, जरा सॉल्व करो, अब जाएगा म्यू वन नीचे, और बगल में आ रहा है 1/r1 माइनस 1/r2। अब केस आपका डन है, कैसे देखो 1/f को बिल्कुल मत टच करना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो म्यू टू बाई म्यू वन है ना, इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको लिखे रहने दो ऐसे ही यार। आपको पता होना चाहिए म्यू टू का मतलब क्या होगा, इंडेक्स ऑफ द लेंस, और म्यू वन का मतलब क्या होगा, इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। माइनस ये क्या हो गया 1, उसके बाद आ रहा है अंदर 1/r1 माइनस 1/r2। इट्स एज सिंपल एज दैट, और इसी को तो कहा जाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या कहा जाता है इसको, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इट्स एज सिंपल एज दैट, पक्का, डन, आया समझ, ठीक है। अब देखो तुमको पहले ये नोट करना है, ठीक है, तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया होगा इसका स्क्रीनशॉट। बेटा कॉपी किताब लेके बैठा करो, जैसे मैं लिखूं मेरे साथ साथ लिखते हुए चला करो, ठीक है। तो ये वाला केस तो आपका डन हो गया। उसके बाद जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, आया समझ, पक्का, जल्दी करो। 3 2 1 रेडी गो, डन। इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सर ये आपका कंप्लीट हो गया है लेंस मेकर फॉर्मूला का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ डेरिवेशन डन, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा। अब जल्दी बढ़ते हैं इसके अगले वाले टॉपिक की तरफ। चलें ठीक है फिर, डन, ये वाला केस हो गया। अब जरा इसको निपटाया जाए यहां से। भाई तरीके से नोट करते हुए चलना, तभी मजा आएगा, पक्का भाई। बहुत सिंपल डेरिवेशन था ये तो, ठीक है। अब आ गए हैं आपके लिए अगला वाला टॉपिक लेकर के, ये लिखा है रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब करेंगे हम डेंसर से रेयरर वाला काम, ठीक है। बेटा सुनना, देखो अगर मेरे पास ना कभी जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास थिक कॉन्वेक्स है, क्या है, अगर हमारे पास थिक कॉन्वेक्स है तो यहां पे क्या होने वाला है, कुछ कहानी ऐसी होने वाली है। चमका भाई, जब यहां तुम आओगे ना तो लाइट रेज विल बी कमिंग लाइक फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। और जब ये वाला केस हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। अब हमारा वास्ता पड़ रहा है किसके साथ, डेंसर से रेयरर के साथ। मतलब अब लाइट रेज निकलने वाली हैं कुछ इस तरह डेंसर से रेयरर की तरफ, ठीक है। तो मतलब अब जो मेरा मैटर ऑफ कंसर्न होगा, वो इसके साथ होगा। अब जो मेरा मैटर ऑफ कंसर्न होगा वो मेरा होगा इस वाले सरफेस के साथ, ठीक है। तो इट विल बी लाइक दिस कि लाइट रेज ना ऐसे आ रही हैं, कुछ ये वाला कार्यक्रम हम करने वाले हैं। मतलब अब हम देखने वाले हैं एग्जिट वाला पार्ट। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं एग्जिट वाला पार्ट। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई, पक्का, डन। चले अब आ जाओ बेटा, दिमाग पूरा भिड़ाना। अब अपन को करना है रिफ्रैक्शन करने वाले हैं फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ठीक है। और कौन सा सरफेस है यहां पे, कॉन्वेक्स का रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। चलें भैया स्टार्ट करेंगे जल्दी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर वाला काम चलने वाला है, ठीक है। अब जरा गौर करो क्या होता है, देखो बेटा अच्छे से, ठीक है। जब लाइट रेज ना कॉन्वेक्स में एग्जिट ले रही है, कॉन्वेक्स ही है ना यहाँ पे, हाँ कॉन्वेक्स में एग्जिट ले रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ठीक है। तो कहानी जो एंडिंग वाला साइड होगा ना वो ऐसा होगा।
चलो इसको जाने दो जाने दो जाने दो, यहां तो कोई तकलीफ है क्या? पक्का डन, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ये पूरा ग्लास का होगा मटेरियल। ये जो पूरा मटेरियल है वो किसका मटेरियल है? पूरा ग्लास का। ये पूरा मटेरियल जो है वो ग्लास का मटेरियल है, पूरा ग्लास है, ठीक है। चलो अब एक काम करना, सुनना अच्छे से। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू हैव एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर, मान लीजिए कि यू हैव एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर, ये रहा आपके पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां से निकलने वाली है लाइट रेज, क्या निकलने वाली है? यहां से लाइट रेज निकलने वाली है, यहां से निकलने वाली है लाइट रेज, ठीक है। तो लाइट रेज जब निकलेंगी ना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लाइट रेज गई और जाकर के लाइट रेज ने स्ट्राइक कर दिया इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। जब लाइट रेज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगी ना, सबसे पहला काम तो आपका ये बनता है कि आप बनाइए वहां पे नॉर्मल। क्या बनाइए आप? वहां पे नॉर्मल प्लॉट करिए, ठीक है। तो नॉर्मल जो होगा वो ऐसे ड्रॉप कर देना, बस खत्म, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा M, और बहुत ही करीबी पॉइंट है यहाँ पे P, ठीक है। यूजुअली हम डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? फ्रॉम P करेंगे, लेकिन M और P बहुत ही क्लोज के पॉइंट है, ठीक है। अगर P से लेकर के O तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो M से लेकर के O तक की दूरी भी अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। चले ओके डन। अब यहाँ पे क्या होगा कि लाइट रेस तो गई, लाइट रेस तो गई कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहली बात तो ये समझ लेना कि जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है वहां पे आप बनाएंगे पॉइंट ऑफ, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और वहां पे हम प्लॉट करेंगे नॉर्मल। क्या प्लॉट करेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अब जरा गौर करो, कर्वेचर इसका ऐसे आ रहा है भाई साहब, तो इसका नॉर्मल मतलब सेंटर कहां आएगा? पीछे आएगा, पीछे। अब नॉर्मल और सेंटर को मैं एक साथ क्यों लेकर के आ रहा हूं? बिकॉज किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर, किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर नॉर्मल दरअसल उस लाइन को बोला जाता है जो एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद सेंटर से पास हो। तुमको अगर नहीं आया समझ तो अब समझो। एक स्फेरिकल सरफेस है, ये रहा इसका सेंटर, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि यार मैंने ना एक लाइन मार दी है, मान ले मैंने एक लाइन डाल दी ऐसे, ठीक है। बताओ ये नॉर्मल है क्या? बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। क्यों? बिकॉज ये एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद सेंटर से पास, एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद ये सेंटर से पास नहीं करेगी, ठीक है। मैंने बोला भाई मैंने एक लाइन ऐसे मार दी है, ये नॉर्मल है क्या? भाई ये भी नहीं है, बिकॉज एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद ये भी सेंटर से पास नहीं करेगी, तो ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक लाइन को ऐसा मार दिया, ऐसा, तो भाई ये एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद बकायदा सेंटर से पास करेगी, तो ये नॉर्मल कहलाएगी। क्या आपको ये वाला फंडा समझ में आ गया? पक्का डन। चलो ठीक है। अब वही ऐसा ही कुछ फंडा अपन यहां पे यूज करने वाले हैं। देखिए भाई साहब क्या होता है, ये तो रहा इसका इंसिडेंट रे। अब इसका कर्वेचर ऐसा था, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कहीं लाई करेगा पीछे की तरफ। कहां लाई करेगा? पीछे की तरफ। यहां ले लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा नॉर्मल। जाने दो, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये जो अपन ने बनाया है ना, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। अब जब लाइट रेज ट्रैवल करेंगी फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो वो लाइट रेज बेंड हो जाएंगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब लाइट रेज ट्रैवल करेंगी फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो लाइट रेज सीधे नहीं जाएंगी, वो बेंड हो जाएंगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो कहानी आएगी यहां पे कुछ इस तरह। और जब लाइट रेज बेंड होकर के यहां मिलने वाली हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल इमेज। क्या बनने वाला है? फाइनल इमेज बनने वाला है। अब जरा अच्छे से एक बात पे गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। देखो बेटा, डिस्टेंस M से मेजर करो, P से मेजर करो, एक ही बात है, ठीक है, बिकॉज वो बहुत ही क्लोज के पॉइंट्स हैं। तो यहां पे मैं क्या बोलने वाला हूं, P से M से लेकर के O जो है ना, वो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। M से लेकर के I क्या हो जाएगा? इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा। और M से लेकर के C क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो पहले एक काम किया जाए इस पे, इसमें हम एक बार इक्वेशन देख लेते हैं कि स्नेल्स लॉ कैसे बैठने वाला है। जरा गौर करो, ये जो डेंसर मीडियम है इसका इंडेक्स μ2 मान लेते हैं, और बाहर जो रेयर मीडियम है उसका इंडेक्स μ1 मान लेते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब जरा एंगल्स वाला खेल करो। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट के पास का जो भी एंगल है वो अल्फा, पक्का। इमेज के पास का जो भी एंगल है वो बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास का जो भी एंगल है वो गामा। ये वाली बात समझ में आ गई। उसके बाद ध्यान देना, जब लाइट रे जाकर के स्ट्राइक कर रही है ना, जब लाइट रे जाकर के स्ट्राइक कर रही है ना, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल बना, क्या बोला मैंने? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल बना, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल बना, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये जो डायग्राम अभी बना है आपके सामने, एक बार जरा इसको चेक करो, अच्छे से बना करके देखो, बिकॉज ये अगर तुमने कर लिया ना तो आगे आने वाला सारा टॉपिक बहुत स्मूथ होने वाला है, ठीक है। तो एक बार इसको तरीके से देख लो और बताओ जल्दी समझ में आया?
चलें ठीक है, ओके डन, ठीक है, देख लिया होगा आप लोगों ने। अब जब यहाँ पे हम खेलेंगे स्नेल्स लॉ के साथ, तो यहाँ पे एक ही सिंपल सा फंडा होता है स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के टाइम पे कि कहां से आ रही है इक्वल टू कहां को जा रही है, ठीक है। तो कहां से आ रही है कौन, लाइट रेस, कहां को जा रही है कौन, लाइट रेस, ठीक है। अब जरा गौर करो, यहां पे ध्यान देना अच्छे से। जब लाइट रेस यहां से आ रही होंगी ना, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, किसके मुताबिक, स्नेल्स लॉ के मुताबिक होता यह है कि लाइट रेस कहां से आ रही है, डेंसर से आ रही है, डेंसर से आ रही है बोले तो μ2, उसके बाद कितना एंगल बना रही है, यहां पे कितना एंगल बन रहा है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू लाइट रेस कहां जा रही है, रेयर में, तो μ1, और उसके बाद यहां पे कितना एंगल बन रहा है, यहां पे एंगल बन रहा है r, तो μ1 साइन r, इट्स एज सिंपल एज दैट, पक्का। अब जरा गौर करना है इसमें बहुत प्यार से, ठीक है। फॉर स्मॉल एंगल्स, जब एंगल छोटे होते हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स होता यह है कि साइन थीटा जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल एंगल जब एंगल छोटे होते हैं ना, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये तब होता है जब एंगल्स छोटे होते हैं। तो हमने माना कि फॉर एग्जांपल एंगल छोटे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन आई जो है वो सिर्फ आई लिखा जाएगा उसको, तो μ2 साइन आई को सिर्फ आई लिखना, μ1 साइन आर को सिर्फ आर लिखना। यहां तक आप पहुंच गए। अब मेरी बात सुनना, एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। मतलब अंदर के दो एंगल्स का समेशन जो होगा ना, वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब वही फंडा मैं यहां पे अप्लाई करने वाला हूं। एक काम करें, कुछ नामकरण कर देते हैं, बाकी सबके नाम तो पड़ गए, इसका नाम Z रख दो। क्या नाम रख दो इसका, Z नाम रख दो, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा, ये तो आ गया μ2 i इक्वल टू μ1 r, ठीक है। बस मुझे i निकालना है, r निकालना है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं ट्राइंगल जो आपको देखना है वो देखो, ट्राइंगल OZC। अगर आप ट्राइंगल OZC पे ध्यान देंगे, अगर आप ट्राइंगल OZC पे ध्यान देंगे, तो i और अल्फा जो है वो इंटीरियर है और गामा जो है वो क्या, एक्सटीरियर है, ठीक है। i और अल्फा क्या इंटीरियर है, गामा क्या एक्सटीरियर है, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, i प्लस अल्फा। भाई साहब गामा क्या हो जाएगा, आई प्लस अल्फा। तो यहां से जब आई निकालोगे तो आई हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। जल्दी बताओ, ये वाली बात समझ में आई, ठीक है। बेटा दिमाग को अटकाओ इसी के ऊपर, ठीक है। ट्राइंगल OZC पे जब ध्यान दोगे ना, तो आई और अल्फा क्या हो जाएगा, इंटीरियर, गामा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर। तो वन एक्सटीरियर इक्वल टू टू इंटीरियर्स का समेशन, तो आई प्लस अल्फा का समेशन इक्वल टू गामा हो गया। जब यहां से आई निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा, ठीक है। ये वाली बात तो पल्ले पड़ गई होगी आपको, है ना। अब ये तो आई आ गया, ये तो आई यहां से आ गया। अब निकालने वाले हैं अपन यहां पे आर के बारे में। क्या निकालने वाले हैं अपन अब, आर के बारे में। जरा आर के बारे में सोचना अच्छे से। आर क्या हो जाएगा पता है, आर हो जाएगा, ट्राइंगल कौन सा है भाई साहब, तो ट्राइंगल मैं सोच रहा हूं ZC और आई की बात करूं। किसकी बात करूं, ZC और आई की बात करूं। तो जब मैं ट्राइंगल ZC आई की बात करूंगा, देखो बेटा जो एक्सटीरियर है वो तो नाम से एक्सटीरियर है, मतलब वो ट्राइंगल के साथ उसका एज सच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वो तो बस ये वाली लाइन जो है ना वो एक्स्ट्रापोलेट हो रही है, तब जा करके वो बन रहा है एक्सटीरियर, ठीक है। नाउ अगर मैं ZCI के रिस्पेक्ट में सोचूं, ZCI के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे गामा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, इंटीरियर, और R क्या हो जाएगा बेटा, R हो जाएगा एक्सटीरियर, ठीक है। तो यहां पे R इज इक्वल टू क्या हो गया, गामा प्लस बीटा। R इक्वल टू हो गया है गामा प्लस बीटा। अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी इक्वेशन आ गई है। पक्की बात है, पक्का डन है। अब बस एक काम करना है तुमको, जो तुमको यहां मिला है ना, बस सबको वहां पे भरते हुए चलो, सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो I और R की वैल्यूज कहां भर दो, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर भर दो, काम हो जाएगा, ठीक है। लिखें बेटा, पुट वैल्यूज ऑफ I एंड R इनटू इक्वेशन 1, ठीक है। जब इक्वेशन 1 में आप भरेंगे आई और आर की वैल्यूज, तो क्या मिलने वाला है आपको, देखो बेटा म्यू2 को बिल्कुल मत छेड़ो। उसके बाद क्या लिखा है यहां पे, आई लिखा है, और आई क्या आ रहा है, गामा माइनस अल्फा। आई क्या आ रहा है, आई आ रहा है गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा है, म्यू1, और म्यू1 के बाजू में क्या लिखा हुआ है, म्यू1 के बाजू में लिखा है आर, और आर क्या आ रहा है, गामा प्लस बीटा। आर क्या आ रहा है, गामा प्लस बीटा। यहां तक की बात आपको पल्ले पड़ गई है, पक्का पक्का चमका। अब जरा सुनते हुए चलना, आपको सिर्फ एंगल निकालना है, ठीक है। अब एंगल निकालने के तुमको मैं 2 फंडे सिखा रहा हूं, ठीक है। एक होता है एकदम बच्चों वाला फंडा कि लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, ठीक है। अगर आपको ये बात चमक गई तो बहुत ही बढ़िया, कि थीटा मतलब एंगल जो होता है ना, वो कैसे निकाला जाता है, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल,
आपसे कहता हूं कि गामा निकाल दो, क्या निकाल दो बेटा, गामा निकाल दो, तो गामा पता है क्या होगा, गामा के लिए लेंथ ऑफ आर्क होगा ZM, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा ZM, सुनना अच्छे से, गामा जब निकालना है ना तो थीटा मतलब बेसिकली एंगल इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा इसका ZM और रेडियस क्या होगा इसका MC, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका MC। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क है वो ZM है और जो रेडियस है वो कितना MC के बराबर है। अगर आपको ये वाली बात नहीं चमक रही है तो आप एक और बात मान लो, जब आपको एंगल निकालना हो ना तो निकाल लो उसका tan ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल, मतलब अगर आपको अल्फा निकालने को बोला हुआ है तो tan अल्फा निकाल लेना, अगर गामा निकालने को बोला हुआ है तो फिर tan गामा निकाल लेना, वो भी सेम ही आने वाला है। कैसे, जब निकालोगे आप tan गामा तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो क्या है परपेंडिकुलर, ZM इज द परपेंडिकुलर और बेस क्या है, MC इज द बेस। आया आपको समझ, पक्का डन, ठीक है। अब अपन एक काम कर सकते हैं, go with any formula, go with any method you want, ठीक है, either go with length of arc by radius या फिर वहां चले जाओ कि tan अल्फा निकाल लो, tan गामा निकाल लो, tan बीटा निकाल लो, इट्स एज सिंपल, ठीक है। अब जरा गौर किया जाए, अब मुझे क्या निकालना है, गामा निकालना है, मुझे क्या निकालना है भाई साहब, गामा, तो लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस पे जाओगे तो भी ठीक है, या मैं तो बोल रहा हूं परपेंडिकुलर बाय बेस पे चले जा तभी सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो जब गामा निकालना है मतलब दिमाग में रखना कि tan गामा निकाल रहे हैं, ठीक है, या लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो ZM अपॉन MC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ZM अपॉन MC माइनस भाई साहब अल्फा, माइनस क्या आ रहा है अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा, ZM अपॉन MO, क्या हो जाएगा, ZM अपॉन MO। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ1, क्या हो जाएगा μ1, और उसके बाद क्या आने वाला है, μ1 के बाद क्या आ रहा है, वहां पे गामा आ रहा है वापस से, तो गामा था ZM बाई MC, प्लस के बाद क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है, और बीटा 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 ये रहा बेटा, तो क्या होगा बेटा, ZM अपॉन MI, क्या हो जाएगा, ZM अपॉन MI, वही कर रहा है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ZM अपॉन क्या हो जाएगा MI। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ, पक्का आ गया समझ, ठीक है, डन है पूरा केस। अब एक काम किया जाए, ZM कॉमन निकाला जाए, ठीक है, जब ZM निकालूंगा मैं कॉमन और जब मैं यहां पे काट दूंगा तो क्या बचेगा, ZM निकाला कॉमन, काट दिया, ठीक है, यहां से ZM वहां से भी ZM काट दिया, ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा, μ2 बाई MC, μ2 बाई MC, और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का μ2 बाई MO इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा μ1 बाई MC और यहां पे आ जाएगा μ1 बाई MI। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है क्या, पक्का श्योर हो आप लोग, ठीक है, पक्का डन है, ठीक है। अब एक बात सुनना बहुत अच्छे से, ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास इक्वेशन मेन, इसको नाम दिया जाएगा कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 2 नाम देते हैं। अब ना सारी वैल्यूज मैं पुट करने वाला हूं, कौन सी वैल्यूज पुट करने वाला हूं जरा गौर करना। पहले मैं निकालता हूं M से C क्या होगा, पहले हम निकालते हैं M से C क्या होगा। देखो जब आप M से C निकाल रहे हो ना, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप निकाल रहे हो P से C, क्या निकाल रहे हो, P से C, और P से C क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट वो आएगा माइनस R में क्योंकि वो लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस R। ये वाली बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, पक्का, ठीक है। तो M से C क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली P से C, और ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेफ्ट में गया तो माइनस R हो गया। उसके बाद MO निकालना है, क्या निकालना है, MO, बेटा MO निकालना है मतलब अप्रोक्सीमेटली PO निकालना है, M से O निकालना है मतलब P से O निकालना है, अप्रोक्सीमेटली सेम है ना वो डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का U, क्या हो जाएगा, माइनस का U हो जाएगा। ये वाली कहानी भी आ गई। उसके बाद निकालना है आपको MI, क्या निकालना है, MI। अब जरा मैं बताता हूं आपको, M से I जो है ना, देखिए बेटा M से I जो है वो अप्रोक्सीमेटली P से I के बराबर ही होगा, M से I इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P से I, और बेटा P से अगर आप I तक जा रहे हैं, I पर तो इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, V के बराबर। किसके बराबर हो गया, ये V के बराबर हो गया, ठीक है। तो बताए क्या होने वाला है, देखो बेटा μ2 अपॉन MC है, ठीक है, और MC क्या आ गया, माइनस R आ गया है, μ2 अपॉन MC है और MC क्या आ गया है, माइनस R के बराबर आ गया है, मतलब माइनस μ2 बाई R, क्या हो जाएगा, माइनस का μ2 बाई R, माइनस का μ2 बाई R। उसके बाद क्या है, माइनस μ2 बाई MO है, और MO क्या आ रहा है, माइनस का U आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस μ2 बाई MO, MO क्या आ गया, माइनस का U आ गया, तो प्लस, तो μ2 बाई U हो जाएगा, μ2 बाई U, पक्का सही बात है।
इज इक्वल टू क्या है, μ1 बाई एमसी है, और एमसी किसके बराबर आ रहा है, -1 के बराबर, तो μ1 बाई नीचे क्या आ जाएगा, -r, μ1 बाई नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का r, और यहां पे μ1 बाई mi है, mi क्या आ रहा है, v के बराबर आ रहा है, mi आ रहा है तुम्हारे पास v के बराबर, तो प्लस μ1 बाई v, प्लस μ1 बाई v। ठीक है, क्या आपको ये वाला पूरा फंडा समझ में आ गया, पक्का डन है। ठीक है, अब एक काम करना, माइनस μ2 बाई आर को बिल्कुल मत छेड़ना, इसको वहां उचका लेना, तो प्लस का μ1 बाई आर हो जाएगा, इसको वहां फेंक देना तो माइनस μ2 बाई यू हो जाएगा, और प्लस का μ1 बाई वी तो है ही। ठीक है, तो नाउ आप इस फॉर्मूले को ना तरीके से आप सीधे ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो भाई क्या आ रहा है, माइनस का, वाइड से लेते हैं, ठीक है, माइनस का μ2 बाई यू, बिकॉज क्यों आ रहा है ऐसा पता है, बिकॉज लाइट रेस ट्रैवल कर रही हैं फ्रॉम डेंसर टू रेयर, लाइट रेस ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इसका मतलब डेंसर में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर डेंसर में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट मतलब μ2, और उसमें क्या रखा हुआ है ऑब्जेक्ट मतलब u, और u क्या होता है, नेगेटिव आता है, इसलिए आ रहा है ये ऐसा वाला टर्म। ठीक है, उसके बाद प्लस के बाद क्या था, और जब मैंने याद करवाया था तो मैंने बताया था कि रेप्लिका टर्म चल रहा है, ये बस फर्स्ट टर्म जनरेट कर ले एक बार कि भाई डेंसर में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, क्या बोला मैंने कि डेंसर में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जनरली कैसा होता है, नेगेटिव, बस फर्स्ट टर्म जनरेट कर ले, फिर माइनस का रेप्लिका प्लस μ2 का रेप्लिका μ1, u का रेप्लिका क्या आ गया, v के बराबर आ गया। उसके बाद यहाँ क्या बच रहा है बेटा, देखो भाई यहां से मैं r कॉमन निकालू नीचे तो क्या बचेगा, μ1 माइनस μ2 अपॉन r, तो वो तो यहाँ पे देख के ही समझ में आ रहा है कि μ1 चल रही है आजकल पॉजिटिव, μ2 चल रही है आजकल नेगेटिव, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा ये रहा आपके पास फॉर्मूला, ये रहा आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तब के लिए है जब लाइट रेज आर ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एट अ कॉन्वेक्स सरफेस। आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना होगा बकायदा से। देखिए बेटा अभी क्या कर रहे थे अपन, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, डेंसर से रेयरर में जा रही है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के। ये रहा पहला स्क्रीन। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो, 3 2 1 रेडी गो डन। ठीक है, हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तरीके से, अगर वहां का नहीं हुआ तो वहां का भी ले लेना। हो गया, पक्का, डन, चलो क्लियर, ये पहला वाला स्टेप हो गया। उसके बाद ये रहा एंडिंग का पार्ट। ठीक है, और ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, 3 2 1 रेडी गो डन, हो गया। चलो ओके, इसको जरा नोट कर लो और फिर हम जल्दी बढ़ते हैं इसके अगले वाले टॉपिक की तरफ। चलिए ठीक है, ओके डन, अब जरा इसको निपटाया जाए और बढ़ते हैं इसके अगले वाले तरफ। ठीक है, 2 मिनट, ये भी क्लियर। चलिए भाई साहब, अब आ गया आपके पास डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला। अब करना है अपने को डेरिवेशन ऑफ द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला बहुत जबरदस्त चीज, पता ही होगा आपको, कंफ्यूज मत होना प्लीज यार। लेंस मेकर फॉर्मूला होता है बेटा, ये जो यहां लिखा हुआ है ना, ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। 1/f इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस, मतलब लेंस का इंडेक्स अपॉन सराउंडिंग का इंडेक्स -1, फिर 1/r1 -1/r2। ठीक है, चलो अब जो लेंस फॉर्मूला होता है वो बचपन वाला फॉर्मूला है, 1/f = 1/v -1/u। ठीक है, चलो अब जरा गौर करो, अच्छे से ध्यान देना। देखो बेटा पहले एक काम करते हैं, अपन लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या लेते हैं, ये लिया हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस तरीके से। ठीक है, और अब बनेगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। जाने दो, ये क्या बन गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि रखा हुआ कहीं पे, तो लेट्स सपोज कि एक ऑब्जेक्ट था जो कि यहां पे रखा हुआ था, एंड लेट दैट ऑब्जेक्ट बी कॉल्ड एज ए बी। क्या बोल दिया इसको अपन ने, ए बी बोल दिया। ठीक है, अब यहां से निकलने वाली होंगी लाइट रेस। क्या निकलेंगी, लाइट रेस। ठीक है, अगर कोई लाइट रे ऐसी होती है जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास कर जाती है, 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। अगर एक लाइट रे लेते हैं अपन जो कि एकदम यहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, जाने दो। ठीक है, ये पास हो गई स्ट्रेट अवे। ठीक है, उसके बाद एक और है, अगर एक लाइट रे आती है ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये बेसिकली क्या होता है ना, ये निकल जाएगी और फोकस से पास होते हुए निकलेगी। ठीक है, तो अब ये जिस पॉइंट से पास होते हुए निकल रही है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज नाउ द फोकस, और इसको तो कहा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर।
चलेगा आपको इतना। तो अगर कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है ना तो इट गोस अनडेविएटेड, ठीक है, तो बिना डेविएट हुए वो निकल गई है सीधे की तरफ, ठीक है। अब यहां पर अल्टीमेट इमेज का फॉर्मेशन तो हो ही रहा है, बिकॉज इमेज कहां फॉर्म होती है, जहां पे कम से कम दो या दो से ज्यादा लाइट रेज आपस में अगर टकरा गई तो वहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हो रहा है इमेज का फॉर्मेशन ठीक नीचे की तरफ। पक्का। अब देखो बेटा वो ए था तो इसका इमेज क्या बन जाएगा, ए डैश पे, और ये क्या बन जाएगा इसका बी डैश, क्या बन जाएगा, बी डैश बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये जो पॉइंट था ना ए, उसके बराबरी में ये पॉइंट आ रहा है, तो क्यों ना इसको मैं A1 बोल दूं, क्या बोल दूं इसको, A1 बोल दूंगा, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो रहा है कि ये आ रही है एक वर्चुअल लाइन मैंने मार दी, ठीक है। समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो A1 लिखा है ना, A1 से लेकर के O, ये ए बी के बराबर है, और ए बी का मतलब होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए डैश मैंने क्यों नहीं लिया, बिकॉज ए डैश जो है ना वो ए की ही इमेज है। क्या आपको ये वाला पूरा फंडा समझ में आ गया, पक्का डन, ठीक है। अब मैं जिस ट्राइंगल पे आपको फोकस करने के लिए बोलूंगा ना वहीं पे फोकस करेगा। देखिए इन ट्राइंगल्स, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं ए बी ओ, और दूसरा ए बी ओ दिख गया, और दूसरा बोल रहा हूं ए डैश बी डैश ओ, अब ये दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल है। क्या बोला मैंने बेटा, जरा अच्छे से गौर करना, क्या बोला, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा, इनके साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो ट्राइंगल ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ जब ये सिमिलर हो गए तो यहां पे इनके साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा, और जब रेशियो बराबर होगा तो क्या होगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन आ जाएगा ए डैश बी डैश इक्वल टू, ध्यान देना, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ बी डैश। पक्की बात है, ठीक है। तो बेटा ये जो बन रही है ना, ये बन रही है फर्स्ट इक्वेशन, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद अब मैं जिस ट्राइंगल पे बोलूंगा उस पर ध्यान देना, ठीक है। अब देखना बेटा ट्राइंगल, अब अपन कौन सा ले लेते हैं, A1OF दिख रहा है, क्या बोला मैंने, A1OF, और A1OF तो हो गया, और A डैश बी डैश एफ, A डैश बी डैश एफ, ये दो ट्राइंगल भी जो है वो सिमिलर है। जरा देखो इसको अच्छे से, क्या बोला है मैंने, A डैश मतलब A1O और F, उसके बाद A डैश B डैश और F, ये दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके भी साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, A1O A डैश B डैश इज इक्वल्स टू OF, साइड्स का रेशियो बराबर है ना, अपॉन यहां पे क्या आ जाएगा, B डैश F। पक्की बात है, पक्की बात है। तो बेटा ये वाली कहानी भी आ गई है ना। अच्छा एक छोटी सी बात मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं, आपको पता होगा कि मैं लिखा था ऊपर कि A1O जो है ना उसको मैं क्या लिखूंगा, AB लिख दूंगा। तो जो ये A1O लिखा है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा AB के बराबर। तो A1O हो चुका है AB के बराबर, तो लिख दें इसको AB अपॉन नीचे क्या आ रहा है, A डैश B डैश इज इक्वल्स टू, ये क्या आ रहा है, OF अपॉन नीचे क्या आ रहा है, B डैश F, ठीक है। तो अब ये जो बन करके आ रहा है अपने पास, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जब ये दो इक्वेशंस बन गए तो एक काम करो, अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो। क्या कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो। जैसे मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो मेरे पास कहानी क्या बनने वाली है, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इक्वेट कर देंगे पहली वाली को और दूसरी वाली को। जैसे इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और यहां पर भी क्या आ रहा है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है। जब दोनों को इक्वेट करूंगा तो इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो ओ बी अपॉन ओ बी डैश क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन ओ बी डैश, ध्यान दीजिएगा, ओ बी अपॉन ओ बी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ एफ अपॉन बी डैश एफ, क्या हो जाएगा, ओ एफ अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, बी डैश एफ, क्या आ जाएगा, बी डैश एफ, ठीक है। अच्छा अब आ रही है सबसे प्यारी बात, यहां पे सबसे खास बात ये होती है कि आपको हर डिस्टेंस जो है ना वो मेजर करना पड़ता है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। कहां से मेजर करना पड़ता है, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। देखो बेटा ओ बी मतलब कहां से मेजर करा है, ओ से करा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ बी डैश मतलब कहां से मेजर करा है, ओ से मेजर करा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ एफ मतलब कहां से मेजर करा है, ओ से मेजर करा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है, बी डैश एफ में। कहां दिक्कत आएगी, बी डैश एफ में, बिकॉज
बिकॉज बी डैश एफ की जो दूरी है ना वो सेंटर से मेजर नहीं करी गई है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर नहीं करी गई है, तो अब वो करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब यहां तक अगर आप लोग क्लियर है ना तो आगे वाली कहानी तो बिल्कुल आसान है। साथ साथ चलिए देखिए बेटा, ये तो हो गया। अब ध्यान देना, जो ओ बी था, जो ओ बी था, ओ से बी, बी पे रखा है ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा माइनस यू, पक्की बात है। उसके बाद ओ बी डैश, देखिए बेटा ओ से लेकर के बी डैश, बी डैश पे क्या हो रहा है इमेज फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का वी, क्या हो जाएगा प्लस का वी। उसके बाद ओ एफ, ओ से एफ ये क्या हो जाएगा फोकल लेंथ, वो भी राइट में गया तो फोकल लेंथ प्लस का, ठीक है। अब बी डैश एफ पे जरा फोकस करो। जब आपको निकालना है बी डैश एफ तो पता है क्या होगा, हर डिस्टेंस मुझे कहां से मेजर करना पड़ेगा, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर मुझे निकालना है बी डैश एफ तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, सुनना बहुत प्यार से, अगर बी डैश एफ मुझे निकालना है, क्या निकालना है बी डैश एफ निकालना है, तो मैं बोल दूंगा ओ बी डैश माइनस ओ एफ। आया क्या बोला मैंने, अगर मुझे बी डैश एफ निकालना है ना तो मैं क्या बोल दूंगा ओ बी डैश माइनस ओ एफ, जल्दी करो, ओ बी डैश माइनस ओ एफ, ठीक है। आया समझ, बी डैश एफ क्या हो जाएगा ओ बी डैश माइनस ओ एफ कर दो माइनस, ठीक है। जिससे कि फायदा ये होता है, देखो बेटा ओ बी डैश क्या होगा, ओ बी डैश मतलब वहां पर इमेज फॉर्म हो रही है तो वी, माइनस ओ एफ क्या होगा, ओ से एफ तो फोकल लेंथ होता है, ठीक है। ये चार चीजें आ गई हैं, ठीक है, ये चार चीजें आ गई। आपको ओ बी चाहिए था वो यहां से मिल जाएगा, आपको ओ बी डैश चाहिए था वो यहां से मिल जाएगा, आपको ओ एफ चाहिए था वो यहां से मिल जाएगा, और आपको बी डैश एफ चाहिए था तो बी डैश एफ आ गया है वी माइनस एफ, वो आपको यहां से मिल जाएगा। पक्का आ गया समझ। अब एक काम करो, इन सारी वैल्यूज को उठा करके पुट कर दो इस तीसरी इक्वेशन के अंदर, इसको हम बोल देंगे ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, इसको हम बोल देंगे कि ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन। चलिए अब सारी की सारी वैल्यूज पुट करते हैं थर्ड इक्वेशन में, उसके बाद क्या होगा जरा उस पर ध्यान देते हैं। देखिए पुट ऑल द ऑब्टेन्ड वैल्यूज, पुट ऑल द ऑब्टेन्ड वैल्यूज इनटू इक्वेशन थर्ड। जैसे हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में तो कहानी कैसे कैरी आउट होने वाली है, ओ भी क्या हो चुका है, ओ भी हो चुका है माइनस यू, तो ओ भी क्या हो चुका है माइनस यू। चलो बेटा जल्दी करो, अपॉन नीचे क्या आ रहा है ओ बी डैश क्या हो चुका है, ये तो हो चुका है प्लस वी के बराबर। सही जा रहे हैं क्या, ओ बी कितना हो चुका है माइनस यू, उसके बाद ओ बी डैश कितना हो चुका है प्लस का वी, इज इक्वल टू यहां पे आ रहा है ओ एफ, और ओ एफ क्या हो गया एफ के बराबर, तो ओ एफ क्या हो गया एफ के बराबर, अपॉन नीचे क्या आ रहा है बी डैश एफ, और बी डैश एफ क्या आ गया वी माइनस एफ के बराबर। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस का यूवी, माइनस का यूवी, फिर हो जाएगा प्लस का यू एफ, और यहां राइट में क्या हो जाएगा प्लस का वी एफ, राइट में क्या हो जाएगा प्लस का वी एफ। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब एक काम करना, यहां तक तो पहुंच जाओगे, अब तुमको ये काम करना पड़ेगा कि डिवाइड कर देना, डिवाइड बोथ साइड्स। अब सर डिवाइड किससे करना है, जरा गौर करना, अटकना बिल्कुल मत। जो तुम्हारे पास अभी इक्वेशन आई है ना वहां पे तुमको कौन कौन से टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, बेटा u दिखाई दे रहा होगा, v दिखाई दे रहा होगा और f दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो u दिखाई दे रहा है, v दिखाई दे रहा है और f दिखाई दे रहा है, तो डिवाइड कर दो बोथ साइड्स uvf से। किससे कर दो बेटा uvf से। सर जब ऐसा करेंगे तो उसके बाद कहानी कैसे कैरी आउट होने वाली है, तो कहानी अब ये होने वाली है, ये था माइनस का uv, इसको डिवाइड कर दिया है uvf से, बोला कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये था uf, इसको डिवाइड कर दिया है uvf से, ठीक है। तो uvf लिख दिया मैंने ऐसे, और यहां था vf, इसको डिवाइड कर दिया है uvf से, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी आ रही है क्या, पक्का डन, ठीक है। अब उसके बाद जिसको जाना है उसको जाना है, ठीक है। जैसे कि अब ये uv और uv हमारे बीच नहीं रहे, ये uf और uf हमारे बीच नहीं रहे, और ये vf और ये vf हमारे बीच अब नहीं रहे, ठीक है। अब उसके बाद जो बचेगा ना वो क्या बचेगा, जरा गौर करना अच्छे से, ये बचेगा माइनस वन बाई एफ प्लस का वन बाई वी, और ये बचेगा वन बाई यू, ठीक है। अब एक काम करो उसको वहां पटक दो, तो यहां बचेगा वन बाई वी माइनस, इसको यहां उचका लो, और माइनस वन बाई एफ को वहां पटक दो तो हो जाएगा प्लस का। देयरफॉर सिंपल सी बात है, ये रहा लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन लोग लिखते किस तरह से यूजुअली, जो तुमने देखा होगा 100 जगह पे, तो वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू। बस खत्म ना यार, हो तो गया।
ये आ गया आपके पास लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है, लेंस फॉर्मूला है। सिंगल शॉट में कर दिया, जल्दी करो उसको नोट, जल्दी करो। चलिए ठीक है, ओके डन, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब जरा ऐसे गायब किया जाए और जल्दी आपको लेके चलते हैं आपके अगले वाले इंपॉर्टेंट कंटेंट के ऊपर। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म, किसके लिए बेटा, ये एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ जस्ट फॉर अ थिन प्रिज्म। ठीक है, आपको मैं एक बार ना रे डायग्राम दिखा देता हूं कि प्रिज्म में एग्जैक्टली क्या होता है। यहां से कहानी जो है ना वो क्लियर बनती है। देखो बेटा क्या होता है प्रिज्म में, ये आपके पास एक है ट्रायंगुलर प्रिज्म, चलेगा बेटा आपको, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। उसके बाद क्या हो रहा है कि यहां पे एक लाइट रेज आकर के ऐसे स्ट्राइक कर रही है कुछ इस तरह से। जब लाइट रेज आकर के यहां पे स्ट्राइक करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो यहां पर आप क्या प्लॉट करेंगे, यहां पे आप क्या प्लॉट करेंगे, नॉर्मल। क्या प्लॉट करेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या कि किसके परपेंडिकुलर, सरफेस के। ये रहा इसका नॉर्मल। उसके बाद अगर ये ग्लास प्रिज्म बीच में नहीं आता तो लाइट रेज जो है ना वो लाइट रेज निकल चुकी होती इस तरह से। बट ये ग्लास प्रिज्म बीच में आ गया तो लाइट रेज बेंड हो जाएंगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये था ना इसका नॉर्मल, यहां हल्की सी बेंड हो गई। उसके बाद इस वाले पॉइंट पे क्या बनेगा, इस वाले पॉइंट पे बनेगा नॉर्मल। अब जो यहां पे लाइट रेज हैं वो सिंस निकल रही हैं फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो वो लाइट रेज बेंड हो जाएंगी यहां पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट रेज चले जाएंगी यहां पे कुछ इस तरह। आया आपको समझ। अगर मैं इस लाइट रेज को पीछे ऐसे हल्का सा अगर एक्स्ट्रापोलेट करूं तो मेरे को समझ में आती है एक बात, ठीक है, कि अगर ये ग्लास प्रिज्म बीच में नहीं आता तो लाइट रेज यहां निकल चुकी होती, लेकिन जब ये ग्लास प्रिज्म बीच में आ गया तो लाइट रेज यहां जा रही हैं। तो ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है, ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डेविएशन। इसको कहते हैं भटका हुआ एंगल। कितने एंगल से लाइट रेज भटक गई, डेविएट हो गई, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, प्रिज्म का प्रॉपर डेरिवेशन मैं करवा चुका हूं लेक्चर्स पिछले वाले में। अब यहां पे ना थिन प्रिज्म करवा रहा हूं, तो पिछले वाले लेक्चर्स में से जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस थी ना, जरा उसको मैं आपके लिए यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको रिलेट करना आसान होगा। इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, ठीक है, सुनना बेटा, बहुत इत्मीनान से सुनना, ठीक है। देखो भाई, जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ना, एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है ना, वो आया था I1 + I2 - A। एक तो इक्वेशन ही हो गई, सही बात है, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आई थी कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो आता है ना वो आता है R1 + R2। क्या आता है, R1 + R2। एक इक्वेशन तो ये हो गई। और उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि मिनिमम डेविएशन। अगर आपको चाहिए कि मिनिमम डेविएशन हो रहा हो तो मिनिमम डेविएशन तभी होगा जब एंगल I = एंगल I2 हो, I1 = I2 हो और R1 = R2 हो। तो मिनिमम डेविएशन तब आएगा। टू हैव मिनिमम डेविएशन वी नीड टू हैव जो कंडीशन मैंने कही, मैंने क्या कहा था, अगर मिनिमम डेविएशन चाहिए तो I1 की वैल्यू I2 के बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू बराबर ही है तो I बोल लेना। और दूसरी बात यह है कि R1 की वैल्यू R2 के बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू बराबर ही है तो R बोल लेना। 2 मिनट ध्यान दीजिए। ये जो यहां पे आ रहा है ना, ये अति महत्वपूर्ण। R1 = क्या हो जाएगा, R2। ठीक है, अब सर ये I1 I2 क्या है, जरा एक बार ये एंगल्स तुम यहां पे चेक कर लो। देखो भाई साहब, देखो भाई, जब लाइट रेज यहां पे आके स्ट्राइक करी है इसको बोलेंगे I1, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे R1, ठीक है। उसके बाद लाइट रेज यहां गई, अगर मैंने यहां पे लगा दिया एक प्लेन मिरर और लाइट रेज स्ट्राइक कर रही है 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, तो लाइट रेज सीधे के सीधे पीछे पलट जाएंगी। लाइट रेज सीधे के सीधे पीछे ऐसे पलट जाएंगी, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है बेटा, यहां पे काम की बात यह है कि यहां पे बन गया एंगल R1। उसके बाद लाइट रेज यहां गई, टकरा के जब वापस आएंगी ना तो इसको अपन बोल देंगे एंगल I2। क्या बोल देंगे इसको अपन, इसको बोल देंगे अपन एंगल I2। बिकॉज ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, ये देखो ना क्या हो रहा है, टकराने के बाद जब लाइट रेज वापस आके स्ट्राइक कर रही है ना तो इसका मतलब ये लाइट रेज विल बी परसीव्ड एज द इंसिडेंट लाइट रे ऑन दिस पर्टिकुलर सरफेस, ठीक है, जहां पे इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म।
तो जब लाइट रे आके स्ट्राइक करेंगी तो ये इंसिडेंस फर्स्ट टाइम थोड़ी हो रहा है, ये इंसिडेंस सेकेंड टाइम हो रहा है, तो एंगल I2 बन जाएगा और इस एंगल को कहा जाएगा एंगल R2। क्या आपको इतनी पूरी बात समझ में आ गई? पक्का। तो मिनिमम डेविएशन तब होगा जब I1 की वैल्यू I2 के बराबर होगी और R1 की वैल्यू R2 के बराबर होगी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करिए, अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ थिन प्रिज्म के ऊपर, ठीक है। अगर थिन प्रिज्म है ना, इसका मतलब एंगल सब छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म सबसे खास बात क्या होने वाली है कि ऑल द इन्वॉल्व्ड एंगल्स विल बी स्मॉल। पक्का, ऑल द इन्वॉल्व्ड एंगल्स विल बी स्मॉल। ये बात डन है दिमाग में? चलो ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से। अगर थिन प्रिज्म है, ठीक है, तो कायदे की बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डेविएशन एंगल का फॉर्मूला क्या आया था। डेविएशन एंगल का फॉर्मूला आया था रो इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, I1 प्लस I2 माइनस ए, ठीक है। यहां पे देख लो I1 I2 क्या था, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूं, देखो बेटा, ये एंट्री वाला साइड है, ये एग्जिट वाला साइड है। तो एक काम करें, कुछ नामकरण कर देते हैं इसका नाम रख दो मेरे नाम पे, इसको रख दो P, इसको रख दो Q और इसको रख दो S, ठीक है। चलेगा आपको इतना? R मत लेना, बिकॉज R यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने यूज करा है, तो वो टर्म्स भी बिल्कुल मैच नहीं करनी चाहिए, आसान रहेगा हमारे लिए। तो P लिया, Q लिया, उसको हमने S ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं ये PQ पे ध्यान दूं, कहां पे ध्यान दूंगा? PQ पे ध्यान दूंगा। तो लाइट रेस कहां से आ रही है? लाइट रेस कहां से आ रही है? रेयर से। और लाइट रेस कहां जा रही है? डेंसर में, बिकॉज ये तो भाई साहब ये ग्लास प्रिज्म है ना, तो डेंसर मीडियम हो गया। कैसा हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। और लाइट रेस कहां से आ रही है? रेयर से आ रही है। तो जब मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा आपके सामने, इक्वेशन ऐसे आएगी, जरा देखना अच्छे से। लाइट रेस कहां से आ रही है? रेयर से, μ1, और यहां पे कितना एंगल बन रहा है? यहां पे एंगल बन रहा है I1 इक्वल टू लाइट रेस कहां पे जा रही है? μ2, और वहां पे कितना एंगल बन रहा है? वहां पे एंगल बन रहा है R1। चलेगा आपको इतना? ठीक है। अब जरा गौर करना, जब एंगल छोटे होते हैं ना, जब एंगल छोटे होते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा I1 इक्वल टू, जब एंगल छोटे होते हैं तो ये जो R1 है इसको हम क्या लिख देंगे? सिर्फ R1, ठीक है। साइन R1 गया, सिर्फ R1, ठीक है। इतना पूरा फंडा समझ में आ गया आपको। अब μ1 का मतलब क्या होता है? इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम। अब लाइट रेस कहां से आ रही है? लाइट रेस तो एयर से आ रही है, और एयर का इंडेक्स क्या होता है? वो तो 1 के बराबर होता है। तो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू, ऑब्वियसली या तो ऐसे कर ले μ2 बाई μ1, तो μ2 बाई μ1 क्या होता है? म्यू के बराबर होता है। तो यहां से आप सीधे कह सकते हैं कि भाई साहब I1 जहां दिख जाए उसको क्या लिख देना? म्यू टाइम्स R1। I1 को क्या लिख देना? म्यू टाइम्स R1। और जब मैं एग्जिट वाले पे बात करूंगा, कहां बात करूंगा? एग्जिट वाले पे, मतलब PS वाले पे, तो लाइट रेस कहां से आ रही है? डेंसर से आ रही है। और कितना एंगल बन रहा है? साइन R2 इज इक्वल टू, लाइट रेस कहां जा रही हैं? रेयर में जा रही हैं, ठीक है। और कितना एंगल बन रहा है? साइन I2। अब जरा गौर करिएगा बहुत अच्छे से, जब एंगल छोटे होंगे ना तो हो जाएगा μ2 R2 μ1 I2, ठीक है। अब जरा गौर करो, जब I2 निकालोगे तो I2 क्या हो जाएगा? μ2 बाई μ1 इंटू क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। हम जानते हैं कि μ2 बाई μ1 क्या होता है? ये तो म्यू के बराबर होता है, तो म्यू टाइम्स R2 हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात पच रही है अच्छे से? क्या बोला मैंने? I1 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा म्यू टाइम्स R1। ये इंपॉर्टेंट है भाई, स्नेल्स लॉ से निकाला है, इंपॉर्टेंट है। I1 क्या आ जाएगा? म्यू टाइम्स R1 के बराबर, और यहां पे I2 क्या आ जाएगा? म्यू टाइम्स R2 के बराबर। अब इन्हीं चीजों को हमको यूज करना पड़ेगा इसके अंदर। जरा गौर करें कैसे करेंगे इसको, देखिए। I1 निकाल चुका था म्यू R1, देख लो भाई, यहां लिखा हुआ है I1 क्या लिखा हुआ है? म्यू टाइम्स R1। और I2 क्या निकाल चुका हूं? म्यू टाइम्स R2। I2 क्या निकाल चुका हूं? म्यू टाइम्स R2 माइनस ए तो है ही, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन, एक काम करो, म्यू कॉमन निकाल लो। जब म्यू कॉमन निकालोगे तो R1 प्लस R2 माइनस क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। नाउ सिंस आपको यह पता होना चाहिए कि ए होता है R1 प्लस R2, ठीक है। मैंने यहां पर भी आपके हेल्प के लिए लिख दिया था कि ए क्या होता है? I1 प्लस R2। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं और ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, ठीक है, लिटरली है, ठीक है। ए क्या हो गया? R1 प्लस R2, मतलब जहां देखिए R1 प्लस R2 वहां पे क्या भर दो? ए भर दो। तो ये क्या हो जाएगा? म्यू R1 प्लस R2 क्या आ गया? ए के बराबर आ गया। माइनस में क्या है? ए चल रहा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन में क्या करना पड़ेगा? ए कॉमन निकाल लेना। ए कॉमन निकालेंगे तो म्यू -1 इंटू ए।
ये आ जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म। किसके लिए आ जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म। ये रहा इसका फॉर्मूला, ठीक है। चलिए बेटा, अब ये लिख दो बेटा इसको अच्छे से कि दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ऑब्वियसली दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन बट फॉर अ थिन प्रिज्म। तो एंगल ऑफ डेविएशन तो है बट किसके लिए है? ये है फॉर अ थिन प्रिज्म। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? पक्का डन। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जरा गौर करिएगा। यहां पर जो एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है ना, यहां पर जो एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है वो दरअसल एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब लाइट किसी भी स्मॉल एंगल पे, ठीक है, तो लाइट किसी भी स्मॉल एंगल पे अगर इंसिडेंट करती है ऑन अ थिन प्रिज्म तो वहां पे सबको सेम एंगल ऑफ डेविएशन का सामना करना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? पक्का। अब इसको लिख देते हैं, नाउ फॉर अ थिन प्रिज्म light rays striking at any small angle, एंगल छोटे होने चाहिए, लाइट रेज स्ट्राइकिंग एट एनी स्मॉल एंगल्स सफर या अंडरगोज सेम या अंडरगोज डेविएशन विथ सेम एंगल, undergoes deviation with same angle, undergoes deviation with same angle, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म। बेटा एक एक शब्द बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तरीके से लिख रहा हूं, आप भी बहुत तरीके से लिख लेना, बहुत जबरदस्त तरह से काम आने वाला है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, is independent of the angle of incidence. It's as simple as that, ठीक है। तो जल्दी आप लोग एक काम करिए, पहले आपको सीक्वेंस वाइज लेना पड़ेगा ना स्क्रीनशॉट, तो पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। और मैं तो क्या बोलता हूं भाई, कॉपी किताब लेके बैठा करो, मेरे साथ साथ नोट करते हुए चला करो, ठीक है। हो गया? 3 2 1 रेडी गो, डन। हो गया होगा, चले। ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ थिन प्रिज्म में एंगुलर डेविएशन जो निकालना था वो ये रहा पूरा, ठीक है। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी। 3 2 1 रेडी गो, डन। हो गया, चलें, ओके। तो दिस इज क्लियर, ये वाला पार्ट भी आपका क्लियर हो चुका था। चलिए ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया है डेरिवेशन ऑफ थिन प्रिज्म भी। चलिए ठीक है, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशंस थे वो खत्म करवा दिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब अगले वाले पार्ट में हम करने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत जानदार चीज होने वाली है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बाद टेलीस्कोप देखने वाले हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें बहुत जबरदस्त हैं, उसके अंदर सारी के सारे जो फंडे यूज होने वाले हैं ना वो पिछली क्लासेस के ही यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो आपका काम बस ये बनेगा कि बहुत जबरदस्त तरह से मेहनत करते हुए रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और फॉर्मूले की शीट बनाना शुरू कर दो बेटा, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये वाला काम आपके हवाले, और बाकी लेक्चर में लेकर आने वाला हूं आपके सामने बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।